यस प्रभु, आवाज़ आ रही है क्या सभी को? चेक करना। एवरीबडी, इज माई वॉइस क्लियर? जल्दी से बताओ, इज माई वॉइस क्लियर? यहाँ पे जब तक कि डिटेल्स लगा देता हूँ मैं। यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? स्क्रीन पूरा क्लियर दिख रहा है? जल्दी से बता दो एक बार हाँ या हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट देन। बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, टू ऑल द पीपल ओवर हियर, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक, जी हाँ, ये एक बैच पिछले बार भी लिया था, पिछले बार भी आप सभी से बहुत प्यार मिला। इस बार भी मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक लेकर के आई है। ये जो फास्ट ट्रैक है ये पेड फास्ट ट्रैक है और इसके सिर्फ कुछ ही लेक्चर्स आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, तो ये पूरे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं। सर, ये जो फास्ट ट्रैक है ये उन बच्चों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं, या तो दिसंबर 21 या फिर जिनका अटेम्प्ट है मई 22 या नवंबर 22 या उसके आगे का कोई अटेम्प्ट है उसके लिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ चेंज। यस, तो ये उनके लिए एक फास्ट ट्रैक है। ये जो फास्ट ट्रैक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फास्ट ट्रैक है इसके अंदर में क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। ये फास्ट ट्रैक का जो टेन्योर रहेगा ये अराउंड 11 टू 15 डेज के बीच का रहेगा, जिसमें हम पूरा का पूरा एसएम खत्म करेंगे। फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, अप्रोच शुड बी एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। मालिक, अप्रोच शुड बी एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको सबसे बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। अब रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। रेगुलर जो होता है वो इन डेप्थ होता है, हर चीज का इन डेप्थ एनालिसिस होता है, और फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होता है। रेगुलर बैच करीब मेरी 27 डेज की है, जबकि फास्ट ट्रैक बैच अराउंड 11 टू 14 डेज के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है। अच्छा जी सर, वहां पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हैं, हर कंसेप्ट को डिटेल में लेकर के जाते हैं। यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड रखा जाता है, कंसेप्ट सारे कवर किए जाते हैं। यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड रखा जाता है और क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन होता है। क्वेश्चन एंड आंसर का क्या होता है? डिस्कशन होता है, तो वो एक पार्ट में आपका टाइम सेव हो जाता है। यस, अच्छा जी, दूसरी बात, वहां पे जितने भी हम लोग रीडिंग करते हैं, ये सारी रीडिंग जो होती है ये कैसे होती है बेटा? मेन मॉड्यूल से होती है। यहाँ पे आपकी मेजर चीजें जो होती है ये मेन मॉड्यूल से होती है, और बचा हुई चीजें हम लोग चार्ट से डिस्कस करते हैं, सो दैट जहां जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे हम हमारा टाइम सेव करके कॉन्सेप्ट्स फटाफट कंप्लीट कर सके। बच्चों के पास टाइम कम है तो जाहिर सी बात है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर में वो बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहेंगे, दैट टू कम टाइम के अंदर में पढ़ना चाहेंगे। सिंस ये थियोरी टॉपिक है तो जाहिर सी बात है थियोरी के अंदर में आपको मजा भी आना चाहिए, एज वेल एज वो रिकॉल भी होना चाहिए, इसके लिए हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कहां कहां रेलेवेंस रखता है और सारी चीजें। पहले सर, कितने मार्क्स के लिए आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स के लिए आता है, 50 EIS 50 SM। यस, EIS पोर्शन अमित सर हैंडल करने वाले हैं, SM मैं हैंडल कर रहा हूं, राइट। चलिए, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में? 8। यस, 8 टॉपिक्स है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बड़ा ही सिंपल है। EIS SM में आप सभी जानते हैं स्कोर करने लायक अगर कुछ है तो SM है। EIS SM के पेपर में अराउंड 30% MCQ आता है, तो मेरा SM का MCQ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिया है, जिसको आप जाकर के ले सकते हैं। तो वहां पे मैंने केस बेस्ड MCQ रखा हुआ है, ये केस बेस्ड MCQ आप वहां से देख सकते हैं। अराउंड 500 MCQs हमने उसके ऊपर कवर किया है, तो जो भी बच्चा मेरे से लेक्चर लिया हुआ है वो जाकर के केस बेस्ड MCQ को देख सकता है, वो जाके केस बेस्ड MCQ को देख सकता है। यस, अच्छा जी सर, इसके आगे मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
ये जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन अभी दिखाने जा रहा हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरीके से होता है प्रभु? ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है जो पिछले बार एग्जाम्स हैं उनके बेसिस पर मैंने किया है। करीब 8 चैप्टर है। चैप्टर 1 called as basic introduction, chapter 2 dynamics of strategic management, chapter number 3 strategic management process, chapter number 4 corporate level strategy, 5 business level strategy, 6 functional level strategy, 7 strategic leadership and 8 implementation and control। ये 8 चैप्टर होते हैं। ये 8 चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो सभी लोग जितने भी बच्चे कनेक्टेड है, फटाफट सबसे पहले आप ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका एग्जाम है उसके बेसिस पे है। डन। चलिए, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रभु आपको क्या मिलने वाला है? इसके जवाब मिलने वाले हैं, इसके आंसर्स मिलने वाले हैं और किन चीजों पे कितना फोकस करना चाहिए। अगर मैं एग्जाम के स्ट्रैटेजी की बात करूं तो किन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बच्चा चालू तो करता है। बहुत सारे बच्चे एसएम सेल्फ में प्रिपेयर करने वाले। पहली गलती तो ये करना मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जहां पे आपको एग्जांपल्स की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको ये चीज की जरूरत पड़ती है। अब जैसे डायनामिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। एग्जाम की अगर बात करूं तो ये वो टॉपिक्स है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी रखते हैं। बच्चा मैक्सिमम गलती करता क्या है पता है? जब वो सेल्फ स्टडी चालू तो करता है, लेकिन वो कहां पे आके अटक जाता है? मैक्सिमम 5वें चैप्टर पे आके अटक जाता है। 6th, 7th और 8th चैप्टर जो है, जो सबसे रेलेवेंट बनता है, जिसपे मैक्सिमम केस स्टडी, आज आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी निकाला हुआ है, उसमें मैक्सिमम केस स्टडी इनके ऊपर आती है। अब बच्चा जब सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना चालू करता है, मालिक वो क्या करता है? पहले 5 चैप्टर तक के तो उसको सारी चीजें बड़ी आसान आसान लगते जाती है, जो है भी एक्चुअल में। वो 6, 7, 8 पे आकर के रुक जाता है। वो 6, 7, 8 पे आकर के बोलता है बस भाई अब नहीं होने वाला। और यहां पे सबसे बड़ा गेम चालू होता है। यहां पे आपका गेम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यहां से फ्रेमवर्क करके मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप यहां पहुंचते हो इसमें आपका बेसिक पार्ट भी कवर हो जाता है। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें से एक आध पार्ट तो बेसिक का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो इधर से रिलेट होता है, जहां पे आपको मार्क्स कट जाते हैं। अब एक छोटी सी बात, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इट्स फीचर। अब पहला वाला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है मालिक, ये आपका चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है और उसके फीचर्स से रिलेटेड है। यस, तो यहां बच्चा गलती कर जाता है। ये गलती हमें नहीं करनी है। इस पूरे बैच में हमें यही ध्यान रखना है। चलिए सर, ये बताइए आपको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक बता दूं और बुक के फीचर्स भी बता दूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं और इसको फॉलो करने लग जाएं। पहले बात, ये बुक आपके लिए अवेलेबल है सेल के लिए भी, vlearnclasses.com के ऊपर भी अवेलेबल है। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चार्ट भी आप परचेज कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बुक दिखा देता हूं। बुक में पहली चीज जो आपको मिलने वाली है, चार्ट। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक उसी तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे वो फाइनल लेवल हो, फाइनल लेवल पे भी चार्ट्स है, तो इंटर लेवल पे भी हम लोगों ने चार्ट्स बनाए हैं। करीब 9 पेज के अंदर में पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर किया हुआ है। 9 पेजेस, जी हां आप सही सुन रहे हैं, 9 पेजेस के अंदर में पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर किया हुआ है। और वो सारे पॉइंट्स रखे हैं जो एक क्वेश्चन के अंदर में डिस्कस होने चाहिए, या एक क्वेश्चन का पार्ट होने चाहिए जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से पूरे चार्ट बना के रखे हैं। ये चार्ट्स आप बाय कर सकते हो, आपको चाहिए तो। और जितने लोग ये फास्ट ट्रैक ले रहे हैं उनके साथ तो भाई साहब ये आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा, बुक्स। अगर आप देखोगे इस फास्ट ट्रैक में भी कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मैं रेगुलर बुक से पढ़ाऊंगा, कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मैं रेगुलर बुक से पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं फास्ट ट्रैक ले रहे हो चाहे रेगुलर ले रहे हो, मैं ये बुक आपको दे रहा हूं। इस बुक को अगर आप देखोगे तो सिंस ये थ्योरी टॉपिक है, तो थ्योरी टॉपिक में जो जो चीजें आंसर में आनी चाहिए, इसको हमने ऑलरेडी अलग कलर किया हुआ है। मतलब आपको उतनी भी मेहनत नहीं करनी कि इस आंसर का कौन सा पॉइंट रेलेवेंट बनने वाला है, क्योंकि वो मेहनत हमने ऑलरेडी कर ली। रेलेवेंट पॉइंट पे हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके आपको दे दिया है। ये आपको हेल्प करेगा
जहां जहां पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट आने ही चाहिए आंसर में, वो चीज करने के लिए। मल्टी कलर बुक है तो कभी भी आपका रीडिंग बोर नहीं होगा। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चनएयर। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चनएयर, जो मैंने यहां पे रखा नहीं है आपको दिखाने के लिए, बट स्टिल क्वेश्चनएयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वेरिन आपको मैंने आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मॉड्यूल और मॉड्यूल में जो केस सिनेरियो क्वेश्चन है वो भी कवर करके दिया है, ठीक इस चैप्टर के पीछे ही। मतलब जैसे ही आप चैप्टर खत्म करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन आए होंगे, जो जो अटेम्प्ट में आए होंगे, आरटीपीज में आए होंगे, एमटीपीज में आए होंगे, उन सब का एक बेहतरीन कंपाइलेशन करके आपको एक टॉपिक के अंदर में दिया हुआ है। मतलब बस एक छोटी सी बुक अराउंड 150 पेजेस की और एक चार्ट्स, दैट्स इट, आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 50 में से मोर देन 30-35 मिलाने में मदद कर देगा। सर ये फास्ट ट्रैक किस तरीके से हेल्प करेगा? सिंस ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, उन चीजों पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, और जो चीजें बहुत पूछी नहीं जाती पर हां सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर में, हम उसको भी देखेंगे। यस, हम उसको भी देखेंगे। यस, आइए सर, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए, आपको 3 बुक आएगी अगर आप ये फास्ट ट्रैक ले रहे हैं। आपको पहली बात तो मेन बुक तो आएगी आएगी, साथ साथ में आपको मेन बुक के साथ ही अब मैंने क्वेश्चनएयर भी अटैच कर दिया है, तो मेन बुक एंड क्वेश्चनएयर कहूंगा मैं उसे, और साथ साथ में आपको एक चार्ट आएगा जब भी आप ये ले रहे हैं। चाहे आप स्पेसिफिकली ये 2 चीजें ही परचेज करना चाहते हैं तो vlearnclasses.com पे जा सकते हैं, वहां से भी मिल जाएगा, या हमारे वी स्मार्ट या vlearn के जितने भी सेंटर्स है आप वहां जाकर के भी ये बाय कर सकते हैं। सर क्या पूरा ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक है? आंसर इज यस। मैं आपको ये भी बता दूं, हमने इस बार पूरा ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक निकाला है, और साथ साथ में जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए तो ये फास्ट ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में अवेलेबल है, वो जाकर के देख सकते हैं, राइट। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, पूरा ग्रुप 2 का फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, वेरिन अकाउंट्स इज टेकन बाय जय चावला सर, एसएम इज टेकन बाय विजय जैसे कि मैं, EIS टेकन बाय अमित तातेड़ सर, FM इज टेकन बाय प्रशांत सारडा सर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडिट इज टेकन बाय रवि टावरी सर। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो आपको हमारे वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा, वीलर्न, वी स्मार्ट, जिस वेबसाइट पे भी आप जाना चाहें वहां पे ये मिल जाएगा, और ये आपको स्ट्रेट वाव से भी अवेलेबल है, तो wowclasses.com पे भी आपको ये चीज मिल जाएगी। यस, चलिए, तो ग्रुप 2 का कॉम्बो पूरा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। रिसेंटली प्रशांत सर का तो ऑलरेडी चालू ही है, मैंने आज से चालू कर दिया, और मेरे बाद EIS का फास्ट ट्रैक भी चालू होने वाला है अमित सर का, तो आप वो भी ले पाओगे। यस मालिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्या कैसी चीज से चलने वाली है। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे मालिक, कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से फोकस करनी है। हमें कंसेप्ट के ऊपर जितना फोकस करना है, उतना ही फोकस हमें क्वेश्चंस के ऊपर भी करना है। तो इस बैच का ड्यूरेशन को मैंने कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। हर रोज जो 2 घंटे का बैच रहेगा, 2:30 to 4:30 का जो बैच रहेगा, इसके अंदर में अराउंड 1 hour 45 मिनट हम लोग कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, और बचा हुआ टाइम जो होगा हमारा, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल जो आपके मेन बुक के पीछे लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुरंत बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर पे फोकस नहीं कर पाते, और मेरा ऑब्जेक्टिव जब आपको एग्जाम ओरिएंटेड के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन एंड आंसर को क्या करवा के देना, रिकॉल करवा के देना, राइट। हालांकि जो क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हम यहीं कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आपको करने होंगे। जैसे कि मैंने बताया, मोर देन 200 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चनएयर के अंदर में कवर किया है। तो टेंटेटिवली इस बैच के अंदर में, जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 के अंदर में 20 क्वेश्चन है, तो आप समझ के चलिए अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो 8 क्वेश्चन होंगे वो आपको घर पे करने होंगे। यस, इसी दौरान आपको अगर कोई डाउट आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नंबर आपको नोट्स के ऊपर दिया हुआ है, यहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स आपको पहले क्लियर कर दूं। पहली चीज, क्या यहां पे सेक्शन नंबर्स होते हैं? आंसर इज नो। यही सबसे ब्यूटीफुल बात है इस टॉपिक की। दूसरी बात, सर क्या लाइन टू लाइन जैसा मॉड्यूल में लिखा है वैसा ही लिखना जरूरी है? थैंकफुली नो।
बिकॉज इंस्टीट्यूट एक बात को समझता है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज अ फिलोसॉफी, मैनेजमेंट इज अ फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी हर व्यक्ति ने अपने तरीके से लिखी है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके पूरे इंटर में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लिबर्टी मिलती है, आप अपने तरीके से आंसर को मोल्ड कर सकते हो। हालांकि जहां पे डेफिनेशंस की बात आई वो आपको लिखने ही पड़ेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन हो, मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां पे डेफिनेशन की बात आई वो आपको लिखने ही पड़ेंगे, बट बाकी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने मर्जी से लिख सकते हो। ये बात याद रखिएगा। हालांकि पॉइंटर्स एंड ऑल जैसा उनको चाहिए वो तो आपको रखने ही पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा जी मालिक, और भी कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं। पहला, आंसर सर कैसे लिखना है, हमें पैराग्राफ वाइज लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जो आप आंसर्स लिखेंगे ये पॉइंट वाइज लिखेंगे। जब भी आप थ्योरी के अंदर में हो, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जो आप आंसर लिखे ये हमेशा पॉइंट वाइज लिखे, ताकि एग्जामिनर को क्लियर कट बन जाए कि जितने पॉइंट आपने लिखे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान रखें, जो क्वेश्चन नंबर है वो एकदम मिडिल के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको हर बार कंक्लूजन देना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको आंसर्स। और हाँ, जहां डेफिनेशन है और कुछ चीजें जो आपको पता है कि ये वर्ड तो आंसर में आना ही चाहिए, जो हम लेक्चर के दौरान भी देखेंगे, उनके नीचे अगर आप पेन से या पेंसिल से हाईलाइट कर दे एग्जाम में तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1। मैं आपको सीक्वेंस भी बता रहा हूं, आपने किससे पढ़ा है डजंट मैटर, अगर आप दोबारा पढ़ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये फास्ट ट्रैक काम आएगा। सीक्वेंस क्या होगा, हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे मूव होंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। 3 से हम जाएंगे 4, 5, 6, 6 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 7 और 7 से जाएंगे 8। ये पहले लिख के रख दीजिए, हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर में क्लास करने वाले हैं, हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में क्लास करने वाले हैं। डन है सर, लेट अस स्टार्ट, चालू करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम क्या है भैया टॉपिक का, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेजरली इसके अंदर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, मेजर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर में पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, what are the levels of strategic management, strategic management in government organization, strategic management in hospital, strategic management in educational institute। ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये 6 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। मतलब अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन निकाल करके देख लो, पिछले 5 साल और 10 अटेम्प्ट निकाल के देख लो, चैप्टर नंबर 1 में ये 6 क्वेश्चन मेजरली आए हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितने हैं, और मेजरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन एजुकेशन। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये चार्ट आपको इसी तरीके से दिखेगा। अच्छा, एक और चीज आपको पूछी जाती है जो ओल्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। ये ओल्ड सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछा जाता था, हालांकि न्यू सिलेबस में इन 3 के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। राइट, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन है बच्चे, लेट्स स्टार्ट।
लेट्स स्टार्ट। इसीलिए अगर आप देखोगे चार्ट को उस तरह से बनाया गया है, बिजनेस पॉलिसी नॉर्मल कंसेप्ट नहीं पूछा जाता, स्ट्रैटेजी पूछी जाती है, राइट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है ये पूछा जाता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसके इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल, गवर्नमेंट, ये बातें हमने डिस्कस की है और यहां पे हमने रखा हुआ है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेवल्स क्या है। इतने में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, इतने में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजी और उसके पहले की हिस्ट्री से। क्या स्ट्रैटेजी को हमेशा से स्ट्रैटेजी कहा जाता था? आंसर इज नो। स्ट्रैटेजी को अर्लियर बिजनेस पॉलिसी का नाम दिया जाता था और लेटर ऑन बिजनेस स्कूल्स ने इनका नाम चेंज करके स्ट्रैटेजी रख दिया। तो आइए इसकी शुरुआत देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं बिजनेस पॉलिसी नाम से। बिजनेस पॉलिसी, राइट, ऐसी चीज है जिसको आप चार्ट से पढ़ सकते हो। जो चीजें मुझे ऐसा लगेगा कि हमें रेगुलर बुक से पढ़नी चाहिए, हम उस पर रेगुलर बुक में चले जाएंगे, यहीं से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बिजनेस पॉलिसी, क्या सबसे पहले से स्ट्रैटेजी वर्ड एग्जिस्ट करता था? आंसर इज नो। इसे कई जगह पे बिजनेस पॉलिसी कहा जाता था और बाद में जब इसे बिजनेस स्कूल्स ने अडॉप्ट किया तो इसे एक फैंटास्टिक नाम दे दिया, स्ट्रैटेजी। और उसके बाद में इसमें एक कोर्स लॉन्च हुआ जिसके बाद इसका नाम पड़ गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमें इस कोर्स के अंदर में, सीए कोर्स के अंदर में ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? अब आप बताइए, अगर हमने स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो हम क्लाइंट का टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं? अगर हमने स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो बिजनेस को जो हम डिसीजन देते हैं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, इधर इन्वेस्टमेंट करनी है या उधर नहीं करनी है, तो हम किस तरीके से दे पाएंगे? इनफैक्ट CS, CS, CMAs, these people are known कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन दे पाए। और अगर हमें ही स्ट्रैटेजी नहीं समझी तो हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? इसलिए अभी से आपको क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? 1908। 1908 में हाई स्कूल्स के अंदर में, आउट ऑफ इंडिया हाई स्कूल्स के अंदर में सबसे पहले बिजनेस केस स्टडीज चालू की गई। बिजनेस केस स्टडीज मतलब जो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, जो कॉलेजेस में बच्चे आते थे, इनको अलग अलग कंपनीज के केस स्टडीज पढ़ाए जाते थे कि कैसे कोई बिजनेस ऊपर गया या कैसे कोई बिजनेस की गलत स्ट्रैटेजी की वजह से वो केस नीचे आ गया। तो 1908 से अलग अलग बिजनेसेस जो थे उन कंट्रीज के बारे में केस स्टडीज लेना चालू किया अलग अलग स्कूल्स के अंदर में। यस, इसके बाद क्या हुआ? 1911 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जी हां, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक प्रॉपर कोर्स बना दिया, मैनेजमेंट को एक सेपरेट पार्ट मान के एक प्रॉपर कोर्स बना दिया जिसमें इंटरैक्टिव केस स्टडीज बन गई, जहां पे क्या करने लग गए, स्टूडेंट्स को कहने लग गए कि भैया आपको क्या करना है, अलग अलग बिजनेस को एनालाइज करना है। इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज हिट, आपको एनालाइज करना है ये बिजनेस हिट क्यों है। इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज फ्लॉप और इज नॉट ग्रोइंग, तो आपको उसके पीछे दिमाग लगाना है कि ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। सो 1908 के अंदर में सबसे पहले केस स्टडीज चालू की गई स्कूल्स के अंदर में, मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर में। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 1911 के अंदर में एक इंटीग्रेटेड कोर्स चालू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? 1969 अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस मेड अ कोर्स ऑन बिजनेस पॉलिसी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद उन्होंने बिजनेस पॉलिसी को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मान लिया और इसे अपने कोर्स के अंदर में इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट मिला जब इनको इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस ने क्या किया, अपने सिलेबस के अंदर में एडअप किया। और इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ मेनी डिकेड्स ये अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस पॉलिसी सेटअप होने लग गई। लेटर ऑन इसे एक फैंसी नाम दे दिया गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इस तरीके से ये डेवलप हुआ, राइट। अब अगर देखोगे ये हिस्ट्री है, अब यही चीज आप मॉड्यूल में देखोगे या नोट्स में देखोगे तो आपको बिल्कुल वैसी दिख जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक कोरिलेशन बता रहा हूं कि यही चीज नोट्स में कैसे लिखी हुई है। The origin of business policy can be tracked to 1911 when Harvard Business School integrated a course of integrative courses in management aimed at creation of general management capabilities among the business executive। तो business executive में general management capability होने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 1911 के अंदर में ये कोर्स डेवलप किया। This course was based on an integrative case studies which has been used at school for instructional purpose since 1908। ये किस पे बेस्ड थे? इंटरैक्टिव केस स्टडीज पे बेस्ड थे जो 1908 से स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे। 1969 में अमेरिकन असेंबली स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक बॉडी अडॉप्ट करी जिसमें मेड अ बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस स्कूल बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स।
सो बिजनेस स्कूल्स के लिए बिजनेस पॉलिसी को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया गया. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स business policy as a course spread to different management institute across different nation and became an integral part of management curriculum. Business policy as defined by Christian and others, it is the study of functions and responsibility of senior management. Functions and responsibility of senior management, the crucial problem that affects success इन टोटल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस में सक्सेस के लिए काम आने वाली है. एंड डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेप इट फ्यूचर. ऐसे कौन कौन से डिसीजन है जिसने बिजनेस का पूरा रुख बदल के रख दिया या बिजनेस में फ्यूचर में आड़े आया या उसके सक्सेस के लिए फैक्टर बना. ये सारी चीजें बिजनेस पॉलिसी के नाम से बनी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे एक नाम मिल गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे एक नाम मिल गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो अगर आप देखेंगे सेम चीज जो यहां पे लिखी हुई है उसी चीज को चार्ट के अंदर में हम लोगों ने डाला हुआ है. सो बिजनेस पॉलिसी नॉट सो इंपॉर्टेंट. ये वर्ड आपके इसमें आने चाहिए. अगर कभी बिजनेस पॉलिसी वर्ड आ जाता है तो ये वर्ड आपके इसमें आने ही चाहिए. इसके बाद चालू होता है मैनेजमेंट. सर ये मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. दो वर्ड पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट वर्ड को खोदते हैं. ये मैनेजमेंट क्या होता है? चलिए, एनीबॉडी, what is management? Anyone? what is management? सर मैनेजमेंट को हमें तीन पार्ट में तोड़ना चाहिए. सबसे पहले मैनेज, मेन, टैक्टिक्स. मैनेजमेंट को तीन पार्ट में तोड़ते हैं, मैनेज, मेन एंड टी. मैनेज, मेन एंड टैक्टिक्स. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट एक फिलॉसॉफी है. अब ये फिलॉसॉफी क्यों है? फिलॉसॉफी इसलिए है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अलग होगा. इजंट इट? हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग अलग होगा. आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि एजुकेशन इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी लगे, मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो प्रिंटिंग में भी लगे, प्रिंटिंग का जो है वो शॉप में भी लगे. यानी मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है, हर कंट्री में डिफरेंट होती है, हर लेवल्स पे डिफरेंट होती है. तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन कभी भी हो ही नहीं सकता. हालांकि जनरल पर्पस डेफिनेशन है जो हर कंट्री ने अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन कभी हो ही नहीं सकता. सो मैनेजमेंट को कोई आर्ट्स कहता है, कोई साइंस कहता है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है. ये आर्ट भी है, हर एक को मैनेज करते नहीं जमता. ये एक साइंस भी है क्योंकि इसमें एक डिटेल स्टडी लगती है और ये एक सेपरेट कोर्स है. सो मैनेज क्या करना है? आप बोलते हो मैनेजमेंट एक फिलॉसॉफी है. बिल्कुल सही, मैनेजमेंट एक फिलॉसॉफी है. हर एक के हिसाब से मैनेजमेंट अलग है और हर चीज का मैनेजमेंट अलग है. ये बात तो आप भी जानते होंगे. अपने पप्पा को हम जिस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने मम्मी का मैनेजमेंट का तरीका अलग है, अपने पप्पा का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है, अपने भाई का करने का तरीका अलग है. मतलब सेम काम लेकिन करने का तरीका सबका अलग हो सकता है. सो देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. यस, इसीलिए मल्टीपल पीपल हु वर द इकोनॉमिस्ट, हु आर द ऑथर्स इन डिफरेंट बुक्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट को अपने तरीके से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है. हालांकि मोटे मोटे तौर पे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एंड टेक्टिक्स. पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्टली हमें मैनेज क्या करना है? मतलब मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें मैनेज क्या करना होता है? एनी क्लू? एनी क्लू प्रभु, उन्हें मैनेज क्या करना होता है? उसे मैनेज क्या करना होता है? कोई क्लू कि एग्जैक्टली मैनेज क्या करना है हमें? एनी क्लू एप्रिशिएटेड. राज ने, मेरे भाई ने एकदम सही जवाब दिया. राज ने, मेरे भाई ने एकदम सही जवाब दिया. इस जवाब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. हमें मैनेज करने हैं रिसोर्सेज. हमें मैनेज क्या करने हैं बेटा? रिसोर्सेज मैनेज करने. मैनेज क्या करने हैं बेटा? रिसोर्सेज मैनेज करने हैं. कैन एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट? सोचो, आपने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, ओएम में पढ़ा है, ओसी में पढ़ा होगा. व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट? एनीवन? याद करो, कुछ 5M को मैनेज करना था. रिसोर्सेज 5M कौन कौन से? मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड.
कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, हमें 5 चीजों को मैनेज करना पड़ता है, राइट? Why men needs to be managed? Here when we say men, men includes women. Why men needs to be managed? Because human behavior is highly unpredictable. Why men, that is human resource needs to be managed? देखिए, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मशीनों से नहीं चलता, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मशीनों से नहीं चलता, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर में काम कर रहे लोगों और उनके एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ऊपर चलता है। बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से हैंडल नहीं किए गए। बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा अगर ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं विदाउट एनी ऑफेंस, बस समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने मेरे साथ कपिल शर्मा शो देखा होगा, प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेते हैं सर साथ साथ में। आप सभी ने मेरे साथ द कपिल शर्मा शो देखा होगा। आप बताइए क्या गलती हुई, क्या मैनेज नहीं हुआ जिसके कारण उस शो की पॉपुलैरिटी पे इंपैक्ट पड़ा? बताइए क्या गलत हुआ जिसके कारण शो की पॉपुलैरिटी पे इंपैक्ट पड़ा? क्या उनने कॉमेडी करना बंद कर दिया? नहीं। क्या उनने कॉमेडी करना बंद कर दिया? नहीं। तो ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ गया कि उनके जो टीआरपीस थे इस पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया? यस। कौन से मेन की बात कर रहे हैं हम? जरा सोच के बताइए, कौन से मेन की बात कर रहे हैं हम? कौन से मेन की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सुनील ग्रोवर सर। सुनील ग्रोवर सर, जिसको हम बहुत प्यार से गुलाटी साहब के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं, भले ही वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करके अपना रोल परफॉर्म किया, बट हमें आज भी कहीं ना कहीं मिस्टर गुलाटी की कमी महसूस होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। व्हाई? बिकॉज मेन डज नॉट मैनेज प्रॉपरली। men did not manage properly. so resources में सब कुछ मैनेज करना होता है। अब आप देखिए, men, money, machine, material, methods, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को टिका के रखती है, और इनमें से अगर कुछ भी चला जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। इंपैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है हर बार फाइनेंशियली हो, नॉन फाइनेंशियल भी इंपैक्ट क्रिएट करता है। फाइनेंशियल तो होता ही होता है, नॉन फाइनेंशियल भी आपको क्या क्रिएट करता है? इंपैक्ट क्रिएट करता है। सो मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स, 5 M मैनेज करने पड़ते हैं। वाई मेन नीड्स टू बी मैनेज? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपके घर में कभी दुकान होगी, कोई शॉप होगी, या आप किसी दुकान पे जाते होंगे, दुकान के ऊपर बहुत सारी भीड़ है, राइट? आपको 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है, और यही सेम चीज आपको दूसरी दुकान से भी ले सकते हो। विल यू स्टॉप इन दैट पर्टिकुलर प्लेस? आंसर इज नो। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आज जब आप कोई भी परचेस करने जाते हो, कोई भी दुकान में परचेस करने जाते हो, उस दुकान में जब परचेस करने के लिए खड़े रहते हो, एक बार तो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग में Amazon, फ्लिपकार्ट को देख लेते हो कि इन पे क्या प्राइस चल रहा है, और आप फिर उस दुकान वाले को दिखाते हो, भैया देखो ऑनलाइन तो इतना प्राइस मिल रहा है, आप इतना प्राइस दे रहे हो, इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ही मंगा दूं, फिर मैं इतनी दूर चल के क्यों आया हूं? ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर, अपने ह्यूमन रिसोर्स को संभाल करके चलना होता है, एंड दैट नीड्स टू बी मैनेज। सो मैनेज मेन एंड टैक्टिक्स। अब ये टैक्टिक्स क्या है? क्या हर एक को हैंडल करने का तरीका एक ही होता है? आंसर इज नो। हर एक को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। यस, जिस तरीके से आप अपने पप्पा से बात करते हो, आपके मम्मी का तरीका अलग होगा, आपके भाई का तरीका अलग होगा, और दोस्त का तरीका तो खैर अलग ही होता है। दोस्त को अगर आपने फोन उठा करके 2 गाली नहीं मारी तो दोस्ती किस काम की? तो दोस्ती किस काम की? सो टैक्टिक मीन्स आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, और different situation differently. It is the art of dealing different people differently or different situation differently. डन है सर? तो
What is management? Management is manage men and tactics. What is manage? What we need to manage in any business organization? We need to manage 5 things: men, money, machine, material, methods. 5 चीजों को तो ये याद रखिएगा. What are the resources? Why men needs to be managed? Here men means human resource as well as customer की बात कर रहे हैं, because their behavior is highly अनप्रिडिक्टेबल. आज किसी और चीज को याद कर रहे हैं, कल किसी और चीज को याद कर लेंगे अगर अपडेटेड नहीं हुआ. एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा यहीं पे. नोकिया एक टाइम पे इंडिया का सबसे चहेता ब्रांड था. हर दूसरे जेब के अंदर में नोकिया हुआ करता था. लेकिन क्या ऐसा हुआ कि सैमसंग ने पूरा मार्केट ले लिया? बिकॉज दे फेल टू अपडेट. ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. जब उनको दिखा कि भैया टच स्क्रीन मोबाइल एज वेल एज एंड्रॉइड के अंदर में हम फ्री एप्स यूज कर सकते हैं, उन्होंने तुरंत अपने ट्रस्टेड ब्रांड नोकिया को चेंज कर लिया और सैमसंग के ऊपर शिफ्ट हो गए. जब सैमसंग के ऊपर शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे ओप्पो, वीवो एंड वन प्लस ने अपना मार्केट बनाया, क्योंकि उन्होंने उनको स्पीड दिया. जहां सैमसंग 1 साल बाद हैंगिंग इशू प्रोवाइड कर रहा था, स्क्रीन इशू प्रोवाइड कर रहा था, वहीं ड्यूरेबिलिटी के साथ कौन लेकर के आ गया? वन प्लस लेकर के आ गया. ओप्पो, वीवोज आ गए गुड कैमरास के साथ. तो उन्होंने अपना मार्केट बनाया. यानी जहां जहां पे भी आप लैक होते गए वहां कोई ना कोई अपना मार्केट बनाएगा ही. और इसी को तो हम स्ट्रैटेजी कहते हैं साहब. टैक्टिक्स, आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली. हर व्यक्ति के साथ आपको बिल्कुल अलग डील करना पड़ता है. अच्छा जी सर, कई जगह पे आपने मैनेजमेंट का एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन और पढ़ा होगा. मैनेजमेंट इज टू मैनेज द पीपल और गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अनदर. गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अनदर. तो मैनेजमेंट में एक चीज और आप बहुत आराम से पढ़ते हैं कि दूसरों से काम करवा के लेने को हम मैनेजमेंट कहते हैं. ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि हर चीज अकेले आप हैंडल नहीं कर सकते, आपकी टीम को भी हैंडल करना होगा. सी, यहां पे मैं आपको मैनेजमेंट के 3 स्लाइड्स बताना चाहूंगा. मैनेजमेंट के 3 एरा है. ये आपको आगे और कनेक्ट होगा, मैं इसको और चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करूंगा. मैनेजमेंट के 3 एराज हमें देखने को मिलते हैं. एक होता है ओल्ड, ठीक है, एक होता है साइंटिफिक, और तीसरा होता है मॉडर्न मैनेजमेंट. ओल्ड मैनेजमेंट, देयर वेर मेनी ऑर्थर्स. ओल्ड मैनेजमेंट, बहुत सारे ऑर्थर ने मैनेजमेंट के बारे में कई अलग अलग बातें लिख के चले गए. आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है मैनेजमेंट के बारे में. साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने निकाला? एनीबॉडी? साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने निकाला? एनीबॉडी? कोई बता दे. साइंटिफिक मैनेजमेंट के पप्पा का नाम, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बिल्कुल सही जवाब दिया यहां पे सीमा ने, F.W. टेलर. ये बड़ा होके MCQ बनेगा. साइंटिफिक मैनेजमेंट लाने वाले कौन थे भैया? F.W. टेलर. इन्होंने बोला मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीकों से हैंडल किया जा सकता है. लेकिन क्या ये फेल्ड रहा या ये सक्सेसफुल रहा? एनीवन? क्या ये फेल्ड रहा या सक्सेसफुल रहा? कोई सोच के जल्दी से बताओ. क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट हम अडॉप्ट कर पाए? ये फेल्ड कंसेप्ट रहा या ये एक सही कंसेप्ट रहा? सोच के बताओ. साइंटिफिक मैनेज चला या फेल हो गया? जी हां, बिल्कुल फेल हो गया. सर क्यों फेल हो गया? साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर्स को आप हैंडल नहीं कर सकते. ह्यूमन बिहेवियर्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल. आप साइंटिफिक नेचर से ये तो पता कर सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, लेकिन बारिश होने के बाद उस ह्यूमन का मिजाज क्या रहेगा ये आप पता नहीं कर सकते. यस, सो ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर आप साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे, ये कभी भी सही नहीं होने वाला. इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट फेल्ड इन रियल लाइफ. मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोवाइड किया एक व्यक्ति ने, नाम क्या है उनका? एनीबॉडी? जल्दी से बताओ. मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोवाइड किया एक व्यक्ति ने, उनका नाम क्या है? क्या मॉडर्न मैनेजमेंट अडॉप्ट हुआ? आपने अपने कॉलेज लाइफ में, ओसी में, या फिर जहां पे भी आपने पढ़ा होगा,
यहां पे आपने एक बहुत सुपर नाम पढ़ा होगा, हेनरी फेयोल, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनका कंसेप्ट बिल्कुल सटीक बैठा, इनका कंसेप्ट बिल्कुल सटीक बैठा, और आज जितना भी इंडिया या आउटसाइड इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है वो है मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये मॉडर्न मैनेजमेंट क्या कंसेप्ट है भाई, और मॉडर्न मैनेजमेंट को क्यों इतनी सराहना मिली, क्यों वर्ल्ड वाइड मॉडर्न मैनेजमेंट को एक्सेप्ट किया गया? एनीवन? क्यों मॉडर्न मैनेजमेंट को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया? सर, मॉडर्न मैनेजमेंट को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया क्योंकि इन्होंने एक वर्ड को कॉइन किया, पॉस्टकॉर्ब। मॉडर्न मैनेजमेंट को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया इनके दो रीजंस की वजह से। रीजन नंबर 1, इन्होंने कहा मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर अ डिफरेंट कंसेप्ट। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट। इन्होंने बोला देखिए भाई, ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। यस, मैनेज करने वाले लोग अलग होने चाहिए, ओनरशिप अलग होना चाहिए। अगर ओनर जनरल पर्पस मैनेजमेंट में घुस जाएगा तो वो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। वन पर्सन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। आप सबसे पहले इसको डिपार्टमेंट बनाओ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आप यूज करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन का रियल मतलब होता है डिपार्टमेंट्स बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रियल मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। स्टाफिंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है उसमें सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करना, ताकि वो उस सही तरीके से हैंडल कर सके, ताकि वो सही तरीके से उन चीजों को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो पॉस्टकॉर्ब क्या कॉइन किया गया, हेनरी फेयोल द्वारा कॉइन किया गया। इन्होंने कहा पहला कंसेप्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट, ये बिल्कुल अलग है। ओनर को मैनेजमेंट में, जनरल पर्पस मैनेजमेंट में नहीं घुसना चाहिए। ओनर शुड बी डिफरेंट जो कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन ले, मैनेजमेंट शुड बी डिफरेंट जो बिजनेस लेवल डिसीजन ले। जो कौन सा डिसीजन ले, बिजनेस लेवल डिसीजन ले। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप मस्ट बी सेपरेट कंसेप्ट। ये पहला लाया। और दूसरा वर्ड इन्होंने कॉइन किया वो था पॉस्टकॉर्ब। इन्होंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट अलग बनाया जाए, हर व्यक्ति एक काम ना करे, हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम हो। एनीबडी पॉस्टकॉर्ब। पी फॉर प्लानिंग। कोई भी चीज आप डायरेक्ट शुरू मत करें, कोई भी डिसीजन आप डायरेक्ट शुरू मत करें, उसको सबसे पहले प्लान करें, उसको सबसे पहले प्लान करें। ओ ऑर्गेनाइजिंग। ओ ऑर्गेनाइजिंग, आप उसको ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करे का मतलब क्या है, आप उसमें डिपार्टमेंट बनाएं। लेट्स से अगर कल चल के मैं एक नया कोई डिवीजन चालू करता हूं, लेट्स से व्हीलन में मैं टेस्ट सीरीज डिवीजन चालू करता हूं, तो सबसे पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा मालिक, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस डिवीजन में कितने लोग रहेंगे, कितना टाइम एलोकेट होगा, कितना बजट एलोकेट होगा। मुझे उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, जो लोग पेपर चेक करे, जो पेपर को हैंडल करे, जो पेपर का टेस्ट चेकिंग करे, बच्चों को इवैल्यूएशन का रिजल्ट दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। आपने जैसे डिपार्टमेंट बना लिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, इस डिपार्टमेंट में अब आपको स्टाफिंग की जरूरत है। स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। डिपार्टमेंट का मतलब होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। सही व्यक्ति को सही जगह पे क्या कर देना, फिट कर देना, दैट इज स्टाफिंग। उसके अंदर में लोग भरो। जैसे आपके डिपार्टमेंट में लोग आए, इसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है साहब, डायरेक्टिंग मतलब आपने एक डिपार्टमेंट बना लिया, लोग तो बना लिया, अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट दे शुड डू, हाउ दे शुड वर्क, हाउ दे शुड फंक्शन, उनका एम क्या है, उनके गोल क्या है, किस चीज के लिए वर्क करना है, ये बताना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद बनता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो जाहिर सी बात है इश्यूज क्रिएट होंगे, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होगा, और मिसकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के टूटने की सबसे बड़ी जड़ होती है। मिसकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के टूटने की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा, सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा।
यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजटिंग। अल्टीमेटली हर चीज बजट के ऊपर आती है, हर चीज बजट के ऊपर आती है। ये सारी चीजें तभी वर्केबल है जब आप एक एप्रोप्रिएट बजट आपने डिसाइड किया और उस बजट के अंदर आप फंक्शन कर रहे हैं। अगर आप एक एप्रोप्रिएट बजट के अंदर में फंक्शन नहीं कर रहे, इट मे क्रिएट अ केओस, इट मे क्रिएट अ केओस। यस, बिकॉज एनी पर्सन हु फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। एनी पर्सन हु फेल टू प्लान, प्लान टू फेल, ऐसा पीटर ड्रकर कह के गए हैं। तो चलिए वापस से चलते, कहां थे हम? हमने सबसे पहले देखा कि मैनेज बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। बिजनेस पॉलिसी से हम एक वाइड स्प्रेड वर्ड की ओर चले गए, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। हमने देखा मैनेजमेंट एक फिलॉसफी होती है, कोई एक फिक्स डेफिनेशन मैनेजमेंट की नहीं है। हालांकि मोटे मोटे तौर पे मैनेज मेन एंड टैक्टिक्स, एग्जैक्टली मैनेज क्या करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है। मेन, द कपिल शर्मा शो, इनका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। मनी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, मनी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है इंडिया में जिनमें मनी प्रॉपरली क्या नहीं किया, मैनेज नहीं किया गया और वो ऑर्गेनाइजेशन ही पूरा का पूरा डूब गया। यस, अब देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनमें मनी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही डूब गया। तीसरा, मटेरियल, इफ राइट मटेरियल इज अवेलेबल नॉट एट द राइट टाइम, ये ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पे इफेक्ट करेगा। मशीन, ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉपर मशीनरी रखनी होगी, मशीन्स किस तरीके से वर्क करती है, राइट प्लांट एंड मशीनरी से ही आप राइट कंपटीशन दे पाएंगे। यस, एंड मेथड्स ऑफ डूइंग द बिजनेस आपको अप्रोप्रिएट रखने पड़ेंगे, राइट। मेन, ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, इट इज द आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। मैनेजमेंट को एक लाइन से तो बहुत बड़े आराम से जाना जाता है कि भाई इट इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अनादर। मैनेजमेंट के 3 एरा, ओल्ड, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। ओल्ड मैनेजमेंट में के बहुत सारे पप्पा हैं, मतलब कई लोगों ने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर के आया समय के साथ FW टेलर ने, लेकिन वो भी नहीं चल पाया बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। साइंटिफिक मेथड ह्यूमंस के ऊपर लगा करके कोई आउटपुट नहीं आया, इसीलिए वो एक फेमस मेथड नहीं है। एंड अल्टीमेटली मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर के आए मैनेजमेंट के अंदर में। पहला पॉस्टकॉर्प, उन्होंने कहा, दूसरा ये कहा कि भैया ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट, ओनरशिप डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट। पॉस्टकॉर्प क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग एंड डायरेक्टिंग, ये उन्होंने लेकर के आया। अब हमारी बुक्स में मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? मैनेजमेंट is a key group in an organization. This is the most important word. Management is a key group in an organization. एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन चीजों को मैनेज करता है। इट्स अ की ग्रुप। की ग्रुप क्यों कहा गया है? की ग्रुप इसके लिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं, इसी के लिए मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड विद अ रेफरेंस टू इंटर रिलेटेड फंक्शंस carried out by the management, with reference to interrelated functions carried out by management, interrelated functions carried out by management। ये जो हमने किया ना, these are nothing but functions of management। आपको माइट भी पहले ऐसा लग रहा होगा जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, यार ऐसा तो कुछ हमने मॉड्यूल में पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पहले पढ़ा ही नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ लिंकिंग। जब आप लिंकिंग करके पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? याद करो, आपने OM में पढ़ा था। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? पॉस्टकॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। मालिक आया? फुल रिस्पेक्ट, आया क्या मालिक? सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने बताया है? हेनरी फ्योल। Who coined the function of management? Henry Fayol. Who coined the function of management? Henry Fayol। 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लाए, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। दूसरा कंसेप्ट लेके आया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग। यस, सो व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में 2 आंसर आना चाहिए। इट इज अ की ग्रुप ऑफ पीपल। कम ऑन, मेरे साथ वापस से बोलिए, इट इज अ की ग्रुप ऑफ पीपल। ये कुछ की ग्रुप्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेते हैं विथ रेफरेंस टू
functions of management, to carry out interrelated functions of management, to carry out interrelated functions of management, to carry out interrelated functions of management. तो जब भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ो दो चीजें आनी चाहिए. इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इंटररिलेटेड फंक्शन. इंटररिलेटेड वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है. यस, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इंटररिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर्ड को यूज किया जाता है लॉजिकली. यस, सो इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इंटररिलेटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ऊपर जाकर के आप मेन नोट्स भी देखेंगे साथ साथ में. व्हाट इज मैनेजमेंट? द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंस. द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंस. पहला, इट इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. Yes, the term management is also used with reference to interrelated functions and process carried out by management. These functions include planning, organizing, directing, staffing and controlling. बात समझ में आई बेटा? यस, तो जब भी आपको मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाए दो वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए. पहला, इट इज अ की ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज अ की ग्रुप ऑफ पीपल. दूसरा वर्ड क्या आना चाहिए? इट इज एन इंटर रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इंटर रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और पूरे फंक्शन से लिख डालना. तीसरा पॉइंट लिखना, पूरे फंक्शन से लिख डालना. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. इतना लिख दोगे तो आपका मैनेजमेंट का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया. यस, इतना लिख दोगे आपका मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया मालिक? कंप्लीट हो गया. सो अब तक हमने क्या पढ़ा? बिजनेस पॉलिसी पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा. अब हम तीसरी चीज पे जाते हैं. स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी नाम की चीज क्या होती है भाई साहब? स्ट्रैटेजी नाम की चीज क्या होती है? सर, प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम चीज है. से यस. सर, प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम चीज है. से यस. बोलो हाँ या ना? मैं तो कहता हूं दोनों सेम है. चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं. जीवन में प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम चीज है. बोलो हाँ. से यस. मैं तो कहता हूं प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम चीज है. आप एक्सेप्ट कर रहे हो? से यस. जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए, क्या प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम चीज है? और अगर नहीं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा ही चीज है. यहां पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. यस, आप देखने जाओगे तो जनरली प्लान और स्ट्रैटेजी दोनों सेम ही चीज दिखती है. अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेजिट इसको बस रट लिया है. ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है तुमको कभी रटने की जरूरत नहीं है. सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि तुमको रटने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी. आराम से तुम इसको कर पाओगे, आराम से कर पाओगे. रटने की जरूरत ही नहीं है तुमको. जल्दी से बताओ, व्हाट इज स्ट्रैटेजी और प्लान? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मैं देख सकता हूं यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सब आराम से बैठे हैं. उन्होंने बोला सर मास्टर पढ़ा देगा, टेंशन लेने की बात नहीं है. इधर आइए, मैं आपको बताता हूं मोटे मोटे तौर पे हम प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं. स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अ प्लान विथ ऑल्टरनेटिव्स. यस, प्लान और स्ट्रैटेजी में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है और इस थिन लाइन के डिफरेंस को मैं बताता हूं. व्हाट इज अ प्लान? आई नीड टू गो टू अ मूवी. I need to pass CA. I need to do this. This is a simply plan which is futuristic. यानी it is simply a plan without an action strategy and alternatives. प्लान में हमेशा फ्यूचर होता है. फ्यूचर तो स्ट्रैटेजी में भी होता है. फ्यूचर तो स्ट्रैटेजी में भी होता है. यहां पे हम स्ट्रेट अवे प्लान तो होता ही होता है कि हमें क्या करना है, उसको कैसे करना है. अल्टरनेटिव्स और एक्शन प्लान्स भी साथ साथ में होते हैं. अल्टरनेटिव्स और एक्शन प्लान भी साथ साथ में होते हैं. तो मेरे को कहां जाना है? लेट्स से मेरे को मूवी देखने जाना है. अब इस पे स्ट्रैटेजी कैसे हुई? मैं तुरंत एक टिकट बुक कर दिया, मैंने तुरंत एक कैब बुक कर दिया और मैंने साथ साथ में एक और अल्टरनेटिव बना के रखा कि सपोज अगर मैं टिकट देखने मतलब मूवी देखने जा रहा हूं और किसी वजह से मैं यहां पे नहीं देख पाया या ये पर्टिकुलर मूवी इस थिएटर में नहीं देख पाया, तो मैं ऑल्टरनेटिवली एक और थिएटर जो उसके आसपास में होगा उसके लिए प्लान करके रखता हूं कि चलो आज अगर मुझे यहां टिकट नहीं मिल पाई तो मैं कहीं और जाके देख पाऊंगा क्या. यस, खैर आज सुविधाएं बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि ऑनलाइन
आप टिकट पहले ही बुक कर सकते हो, लेकिन जब तक ये नहीं था तब तक के स्टडीज को इसी तरीके से किया जाता था कि अगर यहां नहीं होता तो मैं कहीं और कर सकता हूं क्या, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूं क्या। तो प्लान ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। प्लान के अंदर में हम एक्शंस की बात कभी नहीं करते थे, हम सिर्फ हमारे थॉट्स की बात करते थे, दैट टू इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। स्ट्रैटेजी में हम प्लान की तो बात करते ही करते हैं, साथ साथ में उनके एक्शन प्लान्स की भी बात करते हैं। यस, उनके एक्शन प्लान की भी बात करते हैं। प्लान मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, प्लान लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। जनरली जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब भी हम स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करते हैं हम एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते। मैक्सिमम तौर पे हम यहां पे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते। सो प्लान और स्ट्रैटेजी में मोटे मोटे तौर पे ये फर्क है। अच्छा सर, इधर आइए, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? इट रिलेट्स टू द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कहां जाना है, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, गोल टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, गोल्स टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। तो यहां पे हम सिर्फ गोल, हमें क्या करना है यही नहीं रखते, मीन्स पे भी डिस्कस करते हैं। किस पे डिस्कस करते हैं? मीन्स पे भी डिस्कस करते हैं, मतलब वेज टू अचीव पे भी डिस्कस करते हैं हम। यस, इट इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस। ये गेम प्लान बनाया जाता है कि इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसा खेलेंगे तो हम जीत ही जाएंगे, ऐसा खेलेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। एसोसिएटेड विद अ यूनिफाइड डिजाइन, यूनिफाइड डिजाइन, इट्स अ यूनिक। एक की स्ट्रैटेजी दूसरा यूज नहीं कर सकता, कर भी ले तो जरूरी नहीं वो उसी तरीके से सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिस्टर अंबानी या मिस्टर अडानी जिस तरीके से सक्सेसफुल हो गए, आप कॉपी भी कर लो स्ट्रैटेजी को तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप भी उस तरीके से सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एरा और बिजनेस टाइम चेंज हो चुका है। यस, वो कहते हैं ना, आपको अगर स्टॉक्स में इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बताता हूं, अगर मालिक तुमको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है ना, वो कहते हैं कि अगर पिछले 20 सालों में आपने राकेश झुनझुनवाला जी जैसे सेम पैटर्न में जब उनने खरीदा खरीद लिया, जब बेचा बेच दिया, आपने किया भी होता तो आपके 1 लाख के 4 करोड़ रुपीज होते। खैर उनने 4000 करोड़ से ज्यादा कमाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है आज आप वो अडॉप्ट करें तो वैसे ही चलेगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे अलग था, इस टाइम पे अलग है, इन्वेस्टर ऑप्शंस उस टाइम पे अलग थे, इस टाइम पे अलग है, तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हेंस इट्स अ यूनिक स्ट्रैटेजी, हमेशा यूनिक होती है। ये बिजनेस के लिए उसकी सिचुएशन को देख के बनाई जाती है। And actions of achieving him. So it is a relates to the goals of organization and means to achieve them. It is a long range blueprint. It is long range blueprint of organization. Yes, it is long range blueprint of organization. हम डिजायर्ड इमेज होता है कि हमें यहां पहुंचना है। इट इज यूनिफाइड डिजाइन, ये एक यूनिक डिजाइन होता है एंड कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना ले, कितना भी प्लान बना ले, ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यस, आप अपने वो अपन कहते हैं ना, हम हमारे भाइयों को और दोस्तों को कितना भी सुधारने की कोशिश कर दे, ये कभी नहीं सुधरने वाले। बस बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रैटेजी भी होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं और फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो कैन नेवर बी परफेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। फ्लॉलेस, जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रैटेजी जो आप बनाएं वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, उनमें कोई गलती नहीं हो। और ऑप्टिमल, जरूरी नहीं है आपकी सुविधाओं के हिसाब से, आपकी अनुकूलता के हिसाब से चलती रहे। सो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, इट कैन नेवर बी फ्लॉलेस, इट कैन नेवर बी ऑप्टिमल। यस, सो 4 चीजें जो इस स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में याद रखनी है। फर्स्ट, it is relates to the goal of organization and means of achieving them. It is a game plan of management to achieve the desired goal. It is a long range blueprint. It is a long range blueprint of organizational image. It can never be perfect, flawless and optimal. 4 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। चलो कम ऑन, वापस से एक बार इसको रिकॉल करो। 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डन में हमने क्या चीजें देखी बेटा? 3 चीजें देखी। पहला बिजनेस पॉलिसी, दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर में कितने वर्ड याद रखने थे? 2। बोलो कौन कौन सा? इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन
which is related to carry out the interrelated functions of management, to carry out the interrelated functions of management. फिर strategy 4 चीजें याद रखनी है. It relates to the goal of organization and means of achieving them. It is the game plan of management to achieve the desired goal. It is a long range blueprint of organizational image and it can never be perfect, flawless and optimal. Yes, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है. आओ इधर देखो, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. अब मैं इस पे आ रहा हूं. स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए. प्रोएक्टिव का मतलब क्या है और रिएक्टिव का मतलब क्या है. प्रोएक्टिव का मतलब होता है खुद होके आप नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो. रीसेंट टाइम्स में अगर आप रिलायंस देखो तो वो बहुत प्रोएक्टिव चल रहा है. कैसे प्रोएक्टिव चल रहा है, वो हर बिजनेस में खुद से एंटर होना चाह रहे हैं. अडानी ग्रुप आप देखो बहुत प्रोएक्टिव चल रहा है, वो खुद से हर चीजों में एंटर करते जा रहे हैं, खुद से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए. सो दे आर बीइंग प्रोएक्टिव, दे आर बीइंग प्रोएक्टिव. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रिएक्टिव चलते हैं, मतलब मार्केट में जो हो रहा है उस हिसाब से अपन अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे. इन शॉर्ट, कुछ लोग ऑफेंस में खेलते हैं. अभी रिसेंटली स्क्विड गेम देखा ही होगा. स्क्विड गेम में एक प्लेयर ऑफेंसिव खेलता है, एक प्लेयर डिफेंसिव खेलता है. तो जो ऑफेंसिव खेल रहा है उसको हम कहते हैं प्रो प्लेयर, जो ऑफेंसिव खेल रहा है इसको हम कहते हैं प्रो प्लेयर, और जो डिफेंसिव खेल रहा है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव. मार्केट में हो जाए उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे. तो एक सवाल उठा, क्या प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, या समय को देखते हुए कभी प्रोएक्टिव कभी रिएक्टिव? क्या कहना चाहेंगे आप? स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी शुड बी रिएक्टिव, और स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. कुछ चीजों में हम प्रोएक्टिव हो, कुछ चीजों में हम रिएक्टिव हो. क्या लगता है आपको? आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए? यस, एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट शुड बी अ ब्लेंड. इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव. जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये एक ब्लेंड होना चाहिए, फाइन मिक्स होना चाहिए. कुछ जगह पे हम प्रोएक्टिव हो, कुछ जगह पे हम रिएक्टिव हो. प्रोएक्टिव कहां कहां हो? 2 जगह आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए. एक, मार्केट पोजीशन, कंटिन्यूसली आप अपने मार्केट पोजीशन इंप्रूव करते जाओ, आप इसमें प्रोएक्टिव होने चाहिए. आप कैसे अपना मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर सकते हो, आप इसमें प्रोएक्टिव होने चाहिए. आप अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसमें आप प्रोएक्टिव होने चाहिए. तो कंपनी की पोजीशन बढ़ाने में और फाइनेंशियल्स बढ़ाने में आप प्रोएक्टिव होने चाहिए. कम ऑन, वापस से सुन रहा हूं मैं. कंपनी की पोजीशन बढ़ाने के लिए, कंपनी का फाइनेंशियल्स बढ़ाने के लिए आप प्रोएक्टिव होने चाहिए. कंपनी की पोजीशंस बढ़ाने के लिए, कंपनी का फाइनेंशियल्स बढ़ाने के लिए आप क्या होने चाहिए? प्रोएक्टिव होने चाहिए. रिएक्टिव आप 2 चीजों पे होने चाहिए. अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, आपने सोचा ही नहीं था कि मार्केट इस तरह से चेंज ले लेगा. ऐसे अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के लिए आप रेडी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कोविड, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट. किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री, देश, वर्ल्ड कुछ सालों के लिए ठहर जाएगा. अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट था, पर इनके बीच में भी कई लोगों ने प्रॉफिट बनाया. इस पैंडेमिक्स में भी कई लोगों ने प्रॉफिट बनाया. ये अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट था. कुछ लोगों के लिए भयानक बुरा था और कुछ लोगों के लिए ये लॉटरी जैसा था. यस, मतलब एक शर्ट बनाने वाली कंपनी, पैंट बनाने वाली कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई जितना एक मास्क बनाने वाली कंपनी बना गई. सोच के देखिएगा, मतलब कपड़ा वो काम न कर पाया जो कपड़े का टुकड़ा कर पाया. डीप है भैया, बहुत डीप है. दूसरा, फ्रेश मार्केट कंडीशन. आज मार्केट ठीक है, अब हमें भी नहीं माना कि इंडिया ये जो 2 साल पैंडेमिक के गए हैं इसको किस तरीके से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. इसको अगले 2 साल ये कैसे फ्रेश मार्केट कंडीशंस को हैंडल करेगा ये किसी को नहीं पता. क्या नए अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, क्या नई मार्केट कंडीशंस डेवलप होंगी, किसी को नहीं पता. तो आपको 2 जगह रिएक्टिव रहना है, 2 जगह प्रोएक्टिव, 2 जगह रिएक्टिव. कम ऑन अगेन, आपको प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव रहना है. सर, इट शुड बी अ ब्लेंड, इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. प्रोएक्टिव 2 जगह, कंपनी की पोजीशन, इज्जत बढ़ाना है, कंपनी में पैसा बढ़ाना है. इज्जत बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है. सो इंप्रूव मार्केट पोजीशन, इंप्रूव फाइनेंशियल कंडीशन. इन 2 जगह पे आपको प्रोएक्टिव रहना है. रिएक्टिव कब कब? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट. दूसरा, फ्रेश मार्केट कंडीशन, नए मार्केट कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता, आ सकती है कोई भी नई मार्केट कंडीशन.
तो उसके बारे में आपको रिएक्टिव रहना है कि अगर कोई नए मार्केट कंडीशन आए उसको देखो, इंपैक्ट एनालाइज करो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ. सो शुड इट बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव? इट शुड बी बोथ. मेन बुक में आइए, मेन बुक में आइए. जितने भी लोग ये लेक्चर ले रहे हैं उम्मीद करता हूं आपको चार्ट और मेन बुक आ जाएंगे. हम चार्ट से फटाफट रिकॉल करेंगे और यही चीज जाकर के नोट्स में फटाफट फटाफट रीड कर लेंगे ताकि आपका मेन बुक और चार्ट मेरे साथ दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए. यस, स्ट्रैटेजीज रिलेट्स टू गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मीन्स ऑफ अचीविंग देम. यस, means of achieving them. It is a game plan of management that business uses. It is associated with unified design and action of achieving them. It is a long range blueprint of organizational image. It can never be perfect, flawless and optimal. आप देख सकते हो चार्ट में वही 4 पॉइंट है जो यहाँ के मेन बुक में है. यस, फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स को छोड़ दिया जाए, अगर आप देखो हमने यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स को छोड़ दिया, बाकी पूरा का पूरा वही रखा और इसमें के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वही हमने चार्ट में उठा के डाले. चेक कर लो साहब. In large organization, strategies are formulated at corporate level, divisional level and functional level. ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है. स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, तुरंत वहीं पे क्वेश्चन है. अभी जब हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो देखना इसके ऊपर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे. द कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड. ये आंसर में आना ही चाहिए, ये वर्ड आंसर में आना ही चाहिए. इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस. प्रोएक्टिव कहां का? कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये दो जगह पे आप प्रोएक्टिव होने चाहिए. कंपनी की इज्जत बढ़ाना है, कंपनी में पैसा बढ़ाना है. दूसरा, रिएक्टिव कहां कहां पे होना चाहिए? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, फ्रेश मार्केट कंडीशंस. अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, फ्रेश मार्केट कंडीशंस. ये दो जगह पे आप क्या होने चाहिए? रिएक्टिव होने चाहिए. इन अदर वर्ड, अ कंपनी यूजेस बोथ proactive and reactive strategies to cope up with uncertain business environment. Proactive strategy is planned. Proactive आप कभी भी प्लान करके चलोगे, while reactive are adoptive strategies. आपको इसको चुपचाप अडॉप्ट करना है. नीचे जाइए, चार्ट में एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, आपको मजा आएगा. Proactives are planned strategy. Reactives are adoptive strategy. प्लान्ड स्ट्रैटेजी, अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी. ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा. प्लान्ड स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है. अडॉप्टिव स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव या रिएक्टिव होती है. डन है सर? So we are done with strategy management. Strategy should be proactive और reactive. proactive होने चाहिए या reactive होने चाहिए. अच्छा, अब आते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ोगे, मॉड्यूल भी ओपन करके पढ़ोगे, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखा है, फिर उसके नीचे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखा है, उसके नीचे लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखा है. यस, हालांकि क्वेश्चन आपसे अगर सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछता है तो मार्क्स के बेसिस पे हम चीजें लिखेंगे. अगर आपसे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस पूछे तो आप याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस वर्ड भी यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं. यस, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस पूछा तो आपको ये लिखना है प्लस ये पॉइंट्स लिखने हैं. यस, यही अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इज ऑब्स्टेकल पूछा तो आपको ये पार्ट लिखना है. चार्ट में यहां सुटेबली वर्ड इंसर्ट कीजिए. चलो,
आ जाओ बेटा। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजी अलग से पढ़ ली, मैनेजमेंट अलग से पढ़ लिया, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस होती है जहां पे आप एक स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करते हो और इसे अचीव करते हो करेक्टिव एक्शंस लेकर के। यहां आपको पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का आप पूरा डेफिनेशन लिख दो तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझाएगा। डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, इंप्लीमेंटिंग अ विजन, इवैल्यूएटिंग अ स्ट्रैटेजी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। सबसे पहले मुझे चैप्टर नंबर 3 के एक कंसेप्ट में जाना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा एसएम प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझ गए तो इस प्रोसेस को ही आप डेफिनेशन में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही आप डेफिनेशन में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ईमानदारी से आपका स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस का कंसेप्ट ही आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। सबसे पहले अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका एक विजन लेते हैं। विजन मतलब हमें कहां जाना है, कहां पहुंचना है। स्ट्रैटेजिक विजन, हमने एक प्लान ले लिया, अब इस प्लान को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब इस प्लान को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि सिर्फ सोचने भर से ही काम नहीं हो जाता। सोचते तो आप और मैं भी बहुत है कि भाई साहब रैंक में आएंगे, सोचा तो हमने भी बहुत था फाउंडेशन सीपीटी करते वक्त कि जिस दिन पास होंगे भाई सीपीटी में जैसा जैसा जो हो गया वो हो गया, फाउंडेशन में जो होना था वो हो गया, अब तेरा भाई इंटर में पहले दिन से पड़ेगा। पहले मंथ में बड़ा जोश था आपके अंदर में, पहले मंथ में बड़ा जोश था आपके अंदर में कि भाई खूंटा गाड़ देंगे, बराबर है। लेकिन अब जब अटेम्प्ट आ रहा है, अब जब एग्जाम आ रही है, तब आपके मन में वो एक थोड़ी सी दुबुक दुबुक आ रही है। क्या हुआ बेटा, क्या वो संडे मंडे ये वो वेस्ट हुए? ओ तूने पढ़ाई नहीं की पहले से? ओ तूने तो अपने आप से वादा किया था ना कि तू करेगा जीवन में, कहां गया बच्चे वो वादा? मतलब हर जो चीज वो सोची हो ये पूरी हो जाए ये जरूरी तो नहीं, और हर मन्नत मांगी भी वो पूरी हो जाए ये भी तो जरूरी नहीं। तो सोचिए, हम सबसे पहले एक विजन डेवलप करते हैं, इस विजन को हम इंप्लीमेंट करते हैं। बात समझिएगा, हम विजन डेवलप करते हैं, इस विजन को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद प्रभु, इसको इंप्लीमेंट करने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि भैया जो हमने किया उसका आउटपुट या उसका रिजल्ट क्या आया, जो हमने किया इसका आउटपुट या इसका रिजल्ट क्या आया। और इवैल्यूएट करने के बाद हमें जहां जहां पे अपनी गलती समझती है, देख इवैल्यूएट करने पे दो चीजें पता चलेगी। एक, क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव विजन अचीव कर लिया? आंसर इज यस, आंसर इज नो। अगर हमने इसको अचीव कर लिया मैटर खत्म। लेकिन अगर हमने इसको अचीव नहीं किया तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे हमसे कुछ चीजें छूट गई तो अब हमें क्या लेने पड़ेंगे मालिक, अब हमें लेने पड़ेंगे करेक्टिव एक्शंस। हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा कि उसकी यादों में बैठ के बहुत दिल जलाया है, अब अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। यानी अब हमें लेने पड़ेंगे कुछ करेक्टिव एक्शंस जीवन में। कहां हमसे गलती हुई, कुछ चीजें सुधारनी पड़ेगी अब जीवन में, और कुछ चीजें सुधारने के बाद वापस से हम इस सर्कल में आ जाएंगे। सो ये कोई वन टाइम प्रोसेस है, आंसर इज नो। कोई भी एक दिन में नहीं बनता। जरा बात समझिएगा, शायरी से कहना चाहूंगा, जरा दिल तक पहुंचे तो वाह वाह करना। अगर ये शायरी दिल तक पहुंचे तो वाह वाह करना कि एक ही समय में समझ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को बनाने में बरसों लगाया है। कि एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे, मैंने खुद को बनाने में बरसों लगाया है। तो स्ट्रैटेजी कभी भी कोई एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग रेंज थिंग, इट्स अ लॉन्ग रेंज थिंग। कभी भी एक दिन में नहीं बनने वाली ये चीज। तो जब एक लॉन्ग प्रोसेस होती है तो आप बार बार करेक्टिव एक्शंस लेते हो। वो कहते हैं ना कि बचपन में हमने चलना एक दिन में नहीं सीखा, वो कहते हैं ना कि बचपन में हमने चलना एक दिन में नहीं सीखा, हम धीरे 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 क्या होते गए, बदलते गए। तो आज जो आप बदले हो वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इज इट अ वन टाइम प्रोसेस और अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसीलिए इसको वर्ड को कहा जाता है प्रोसेस। इसीलिए इस वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी से, प्रोसेस। क्योंकि ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। आप अपना विजन बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, इवैल्यूएट करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेते हो, फिर से आप नई स्ट्रैटेजी की ओर भिड़ जाते हो। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। पहले उसे कुछ और चाहिए था, जैसे ही वो टारगेट अचीव करता है फिर उसको कुछ और चाहिए, तो वापस से नया विजन डेवलप होता है, वापस से उसके लिए इंप्लीमेंटेशन होता है, वर्किंग होता है। यस, ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। अब इसी को उठा के आप डेफिनेशन में डाल दो। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इट इज डेवलपिंग, यहां से वर्ड चालू होता है, इट इज डेवलपिंग
a strategic vision, implementing that plan, evaluating the process, taking the corrective actions. आ जाओ, ये डेफिनेशन को पढ़ लो. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है भाई साहब? मैनेजरियल प्रोसेस. डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव, implementing and evaluating the strategy, initiating corrected adjustments wherever deemed appropriate. पूरा SM का प्रोसेस ही आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है. SM का प्रोसेस ही आपका डेफिनेशन है. मतलब बहुत सिंपल है, इसको रटने का कोई काम नहीं है मेरे भाई, बस आराम से इसको तू समझ भी ले. तू स्ट्रैटेजी बनाएगा मतलब क्या करेगा? तू एक विजन लेगा, विजन को तो इंप्लीमेंट करेगा. यस, तेरे को सीए कंप्लीट करना है, तूने एक विजन ले लिया, अब उसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा. फाउंडेशन के लिए कहीं ना कहीं क्लासेस लगाएगा, इंटर की क्लासेस लगाएगा, फाइनल की क्लासेस लगाएगा. तू तेरी पढ़ाई करेगा, तेरे को पता है इस दिन तेरा टारगेट है, तो उसके लिए तेरे ऑब्जेक्टिव सेट्स करेगा. तू इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट करने के बाद एग्जाम दे देगा, एग्जाम देकर के देखेगा पास हुआ तो तेरी स्ट्रैटेजी सही थी, फेल हुआ तो अपने आप को इवैल्यूएट करेगा कहां कहां गलती है, इस सब्जेक्ट के अंदर में मार्क्स कम आए, ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में मार्क्स कम आए. तू क्या करेगा? स्ट्रेट अवे अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेगा, अपना करेक्टिव एक्शंस लेगा. तू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा. यस, तू जो सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक या वापस से नई बुक लेगा, उसको लिख लिख के सॉल्व करेगा. यू टेक करेक्टिव एक्शंस एंड फाइनली यू अचीव योर स्ट्रैटेजीज. So what is strategic implementation? It is developing a strategic vision. Come on everybody. Developing a strategic vision, implementing, evaluating and taking the corrective actions. Very simple. And taking the corrective actions. Yes. चलो जी. Done. अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है? क्या फायदा है इसको बना करके? सबसे पहली बात, कोई भी स्ट्रैटेजी कंपनी को एक डायरेक्शन देती है कि कंपनी को जाना कहाँ है. अगर हम ये लिख देते हैं हमारे विजन स्टेटमेंट में कि कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बनानी है, इंडिया को सबसे बड़ी, या इंडिया की किसी कंपनी को कोई एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी बनाती है, या इंडिया को आज हमें मिलिट्री का सबसे बड़ा हब बनाना है, या मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बनाना है, तो इंडिया वाइज विजन या कंपनी वाइज विजन, जो भी विजन आपको लेना है, विजन आपको लेना पड़ेगा. तो एक आपको डायरेक्शन मिलेगा कि हमें बेहतर बनने के लिए क्या करना होगा. हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव. जब आपको यह पता है कि क्या करना है तो आप उसके लिए एक्शन भी उठाओगे. यस, जब आपको पता है कि क्या करना है, मेरे को क्या अचीव करना है, तो आप उसके लिए एक्शन उठाते जाओगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. फॉर एग्जांपल, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी टीचर हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट में एस होना चाहता है, वो सब्जेक्ट का टॉप बनना चाहता है, तो वो क्या करता रहता है? अपने नोट्स बेहतर तरीके से डेवलप करेगा, नोट्स को कलरफुल बनाएगा, नोट्स को आसान बनाएगा, फिर नोट्स के साथ साथ वो चार्ट डेवलप करेगा, क्वेश्चन आंसर डेवलप करेगा, बच्चों के साथ डिस्कशन करेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहेगा. व्हाट इज दैट? दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. वो करता रहेगा, वो प्रोएक्टिव हो जाएगा रादर देन रिएक्टिव. अब वो ये नहीं देखेगा कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसको पता है उसका गोल क्या है, तो वो अपनी मेहनत करते रहेगा. रिएक्शंस में उसको क्या देना है वो अलग विषय, वो प्रोएक्टिव हो जाएगा ज्यादा. प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन. तो पहला, इट हेल्प्स, इट गिव्स द डायरेक्शन, हेल्प्स बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन. अब आपके जितने डिसीजन रहेंगे सब उस बेसिस पे रहेंगे, अब आपके जितने डिसीजन रहेंगे सब उस बेसिस पे बनने वाले हैं. सीक टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर. सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. जब आपके पास खुद के पास भी एक स्ट्रैटेजी होगी तो कॉम्पिटिटर से लड़ने की स्ट्रैटेजी आएगी आपके अंदर में. क्या आएगी बोलो जल्दी से? कॉम्पिटिटर से लड़ने की स्ट्रैटेजी आएगी आपके अंदर में. हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस. अगर विदाउट स्ट्रैटेजी चले तब तो डेफिनेटली जिसके पास स्ट्रैटेजी है वो आपकी बैंड बजा के जाएगा, लेकिन अगर आपके पास भी एक काउंटर स्ट्रैटेजी अवेलेबल है तो आप भी क्या कर पाएंगे? काउंटर दे पाएंगे. आप भी क्या कर पाएंगे? काउंटर दे पाएंगे. यस, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कंपिटेंस. ये ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कुछ कोर कंपिटेंस डेवलप करवा दे. कोर कंपिटेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसके कारण लोग आपको जानते हो. आप नेस्ले को कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं? जरा सोच के बताइएगा. आप जरा मुझे सोच के बताइए, आप नेस्ले को कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं? टेल मी एनी 2 फेमस प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले.
टेल मी एनी 2 फेमस प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले। बताओ जल्दी से, कोई भी 2 प्रोडक्ट जो फेमस हो, बिल्कुल आप जानते हो कि हाँ ये फेमस है। सर मैगी, दूसरा किटकैट, कॉफी, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनके कारण आप उनको जानते हो। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनके कारण आप उनको जानते हो। किटकैट, मिल्की बार, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनके कारण आप उनको जानते हो। ये कोर कंपीटेंस है उनकी। आज नेस्ले का मोर देन 70% ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, नेस्ले का मोर देन 70% ऑफ बिजनेस आज कहां से डेवलप होता है? मैगी से डेवलप होता है। आपका जब लॉकडाउन हुआ था, आप सोच के देखिए, और कुछ आए ना आए, आपके घर पे मैगी जरूर आई थी, क्योंकि आपने ये सोचा था कि भैया और कुछ मिले ना मिले, आदमी मैगी खा के जिंदा रह जाएगा। मैगी लेकर के आ गए थे आप। गलत बोल रहा हूं तो जरा सोच के देखिएगा, आप अपने घर पे मैगी लेकर के आ गए। व्हाट इज दैट? अब नेस्ले का ये कोर कंपिटेंस बन गया। अब कितना भी किसी ने मैगी निकाल दिया, रामदेव बाबा ने निकाल दिया, रेमन ने निकाल दिया, किसी ने भी मैगी निकाल दिया, अब ये उनका कोर कंपिटेंस है। आपको किसी और कंपनी की मैगी पसंद नहीं आएगी जितनी नेस्ले की मैगी पसंद आएगी। तो एक कोर कंपिटेंस। जिम जैम बिस्किट, भाई साहब हम सब ने बचपन से फेवरेट है जिम जैम बिस्किट, बोरबॉन बिस्किट। यस, आपको वही कंपनी का पसंद आएगा जिस कंपनी का आपने कहा है। भले ही सेम बिस्किट कोई भी दूसरी कंपनी कॉपी कर ले, वो मजा नहीं आएगा जितना मजा ओरिजिनल में आएगा। बात समझ में आ रही है? जितना मजा ओरिजिनल में आएगा। सो एक कोर कंपिटेंस डेवलप हो जाता है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? पहला, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द कंपनी, हेल्प्स इन प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, हेल्प्स इन बीइंग प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, हेल्प्स इन मेजर डिसीजन मेकिंग। यस, act as a defense mechanism, help to enhance the longevity of business, helps the organization to develop certain core competence। ये organization को help करती है क्या करने में? core competence develop करने में। एक बार सारे पॉइंट फिर से पढ़ो। डन है बच्चे? अब आते हैं रिएक्शंस पे। रिएक्शंस पे लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, हर एडवांटेज के साथ एक लिमिटेशन जरूर आता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अपने लिमिटेशन है। पहली बात, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। स्ट्रैटेजी कोई एक दिन में तो बनती नहीं। आप कुछ अप्लाई करोगे, गलती करोगे, सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। एक दिन में तो सब कुछ नहीं समझेगा ना आपको भी। यस, मैं आपको बताता हूं सर, जब मैंने भी सोचा कि भैया अपन को एक डिसीजन लेना है, लेट्स से कोई डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का, तो जब हमने कोई काम किया तो हमने गलती की, गलती करके हम सीखे, और सीखने पे हमें पता चला कि नहीं यार ये चीज नहीं करनी है, ये चीज अलग करनी है। तो आप जब सीखोगे तभी पता चलेगा, और सीखने का काम एक दिन में तो होगा नहीं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ टाइम ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट। टाइम ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट, तो कॉस्ट भी लगेगी। यस, गलतियों की कीमत होती है, तो वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। आज ऑर्गेनाइजेशन बोलो या मार्केट बोलो, ये हाईली कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। यस, मुझे नहीं याद आता, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, मुझे नहीं याद आता कि हमारे टाइम पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए जब हम क्लास लेते थे 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जब हम क्लास लेते थे तब हमारे को नहीं याद आता स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्पेसिफिक, हमको एक क्लास भी लेते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है,
बच्चों का सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता। जब उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता तो कोचिंग क्लासेस इंपॉर्टेंट हो गई। अब कोचिंग क्लासेस में किसी भी क्लासेस का टाइम अगर ज्यादा हो गया और उसके पास टाइम नहीं बचा तो फास्ट ट्रैक आ गया। जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रेगुलर क्लास की बात करूं तो वही जाता है अराउंड 27 डेज में, फास्ट ट्रैक इसका 13 डेज के अंदर में खत्म होता है। अब जिसके पास टाइम नहीं है वो तो इस चीज को करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। मतलब जैसे जैसे मार्केट बदलता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट और चीजें लानी पड़ रही है। सैनिटाइजर कभी हमने नाम भी नहीं सुना होगा, आप सोच करके देखिएगा। सैनिटाइजर कोविड से पहले अपन ने मालिक कभी नाम ही नहीं सुना कि ऐसा कुछ होता है। अमीरों के हाथ में दिखता था, वो ऐसे 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 धोते थे, अपने बैग में रखते थे, लेकिन बाकी किसी के हाथ में दिखता ही नहीं था। अच्छा, सैनिटाइजर इतने कलर में होता और इतने फ्लेवर में होता है ये तो कभी नहीं पता था अपने को। तो इतना पता था डेटॉल या लाइफ बॉय का वो छोटा वाला बॉटल आता है, याद है आपको? डेटॉल या लाइफ बॉय का छोटा वाला पॉइंट आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। बट अब वो चीज आने लग गई है, मल्टीपल फ्लेवर आने लग गए, मल्टीपल फ्लेवर आने लग गए, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, समय बदल गया है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, एक दिन में नहीं बनेगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस। आपको नहीं पता, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना दी, आपके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सामने वाले का भी तो सोचना पड़ेगा ना डैडी, सामने वाले का भी तो सोचना पड़ेगा ना बेटा, कि ठीक है आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना दी, सामने वाला भी तो अपनी स्ट्रैटेजी खेलेगा। क्योंकि गेम जब क्रिकेट का खेला जाता है तो एक जन बॉलिंग करना जरूरी है, एक जन बैटिंग कर रहा है, तो मतलब एक का ऑफेंसिव दूसरे का डिफेंसिव होगा, तो वो अपना क्या रिएक्शन देगा ये भी तो देखना होगा आपको। सो एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। डन है बेटा? चलो ओके, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। अगर क्वेश्चन 4 मार्क का रहा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से आप लिख दो यही बहुत है, और इसके 2-3 इंपॉर्टेंस 2-3 लिमिटेशन लिख देना। अगर ये क्वेश्चन 6 या 8 मार्क का रहा तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग लिखना, इंपॉर्टेंस अलग लिखना, लिमिटेशन अलग लिखना। क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस पे आ जाता है तो सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस लिखना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बट इट ऑब्स्टेकल आ जाए तो आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ये लिखना है। यस, अकॉर्डिंगली मार्क्स को देख के आपको कितना कंटेंट लिखना है ये आपको देखना पड़ेगा। कभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना मार्क्स के लिए आएगा। हाँ ये बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 जो होता है ये 4 से 6 मार्क के लिए आता है, तो इनमें जनरली चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन रहेगा। सर पेपर पैटर्न में आपको बता दूं, सर ऐसा कभी हो सकता है कि एक हाथ चैप्टर में छोड़ सकता हूं, आंसर इज नो। एक हाथ चैप्टर में छोड़ सकता हूं, आंसर इज नो। पिछले 4 साल के पेपर उठा के देखिए, पिछले 4 साल मतलब 8 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देखो सेट, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन है। मतलब आपने अगर कोई भी चैप्टर छोड़ दिया तो आप मान के चलो आप 4 से 6 मार्क या 8 मार्क आप छोड़ के जा रहे हो, तो आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप लीव करके जा सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन अगर करते हैं, यस हर चैप्टर से भी अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो 8 चैप्टर के हिसाब से ये परफेक्टली फिट सिलेबस है। तो चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इधर आओ ऊपर, रेगुलर बुक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। पूरा एसएम का प्रोसेस लिख डालना, राइट। इंपॉर्टेंस के नाम पे देख लीजिए, वही पॉइंट हाईलाइटेड है, वही एज इट इज उठा करके चार्ट में डाले हुए, वही पॉइंट हाईलाइटेड है, वही पॉइंट आपको चार्ट में उठा के डाले हैं। आप हेडिंग देख सकते हो,
हेडिंग आपको अलग से दिखाई गई है। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए भी ये बुक ले रहा है उसको भी आसान पड़ेगा। यस, यस बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यही नीचे आपको लिमिटेशन में मिल जाएंगे। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, यस, हाईली टर्ब्यूलेंट। और मैं आपको रेगुलर बुक दे रहा हूं तो आप ये वाला पार्ट भी एडिशनली पढ़ सकते हो, ये वाला पार्ट भी एडिशनली पढ़ सकते हो। जितना याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये पार्ट है, ठीक है। सो वी हैव क्लियरली डन विथ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। जो मैनेजमेंट होता है ये 3 अलग अलग लेवल पे वर्क करता है। याद करो जब आप ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ते थे तो आप ऐसे 3 पार्ट पढ़ते थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। याद आ रहा है तुम्हारे को? ऐसे 3 लेवल पढ़ा करते थे। जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आ जाते हो ये वर्ड हट जाते हैं। यहां पे आ जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, यहां आ जाता है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट और यहां आ जाता है फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट CBF, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, 3 लेवल बन जाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। डन है बच्चे? कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल। क्या काम होता है इनका? मेजर वर्क होता है पॉलिसी बनाना या पॉलिसी में चेंजेस लाना, पॉलिसी बनाना या पॉलिसी में चेंजेस लाना। कहां से कहां तक के लोग कवर होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, दैट इज सीईओ से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक के कवर होते हैं। ये हर तरह के मैनेजमेंट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज आर शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ता रहे इसकी जिम्मेदारी हमेशा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की होती है। मतलब दे आर स्टेक होल्डर्स फॉर द कंपनी, दे आर स्टेक होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज या डिक्रीज होने में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों की होती है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, सीनियर लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ्स। दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजी बनने के बाद डिसीजन क्या लेना है? लेट्स से किसी चीज को करने के 4 अल्टरनेटिव है, तो कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर होगा इसका डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना बोलते हैं इसको। स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन लेगा? कॉर्पोरेट लेवल रहेगा। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। ये हमेशा एक ही चीज करते हैं, ओवरसी, सब सही चल रहा है कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, वैसा हुआ कि नहीं। इनका काम हमेशा एक ही चीज होता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज को ओवरसी करते रहे, ये इंश्योर करते रहे राइट पर्सन राइट अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन राइट लेवल पे हमेशा अवेलेबल रहे, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन पीपल हु ओवरसी द डेवलपमेंट एंड दोज हु फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट। ये हमेशा देखते हैं कि स्ट्रैटेजी जो बन रही है ये शेयर होल्डर्स के हित में बन रही है कि नहीं, जिसके लिए बनाई जा रही है ये उसके हित में बन रही है या नहीं। दे कैन बी व्यूड एज गार्डियन टू द शेयर होल्डर्स वेलफेयर। तो 4 चीजें, 4 वर्ड बिल्कुल आने ही चाहिए। दे इंक्लूड्स सीईओ टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ओवरसी द स्ट्रैटेजी, oversee the strategy, link between the people who do it and oversight it,
डन है। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल। नेक्स्ट क्या है बेटा? बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल वो होते हैं जो मिड लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मिड लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। मिड लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? मिड लेवल मैनेजमेंट का मतलब जैसे ही आपको पता चल गया अब डिसीजन लेना है, विजन क्लियर हो गया, विजन को इंप्लीमेंट करने का काम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी करते हैं। बिजनेस को इंप्लीमेंटेशन करने का काम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी करते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बन गई, अब इसको डेवलप करना, एक एक चीजें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन करेगा, कैसे करेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज का काम इनके पास होता है। यस, डिफरेंट बिजनेस कॉल्ड एज बिजनेस लेवल मैनेजर्स। मैनेजर्स जो होते हैं इस लेवल पे, इन्हें बिजनेस लेवल मैनेजर्स कहा जाता है। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर इज हेड ऑफ द डिवीजन। स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन। जो आपका एक जनरल स्टेटमेंट था, विजन का एक स्टेटमेंट था कि मुझे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बननी है, इस विजन को ट्रांसलेट करना एक डायरेक्शन में, ये काम होता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स का। दे आर कंसर्न विद स्ट्रैटेजीज दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेस, that are specific to particular business। ये किसी एक बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। यस, सो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल्स में सीईओ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ। बिजनेस लेवल कौन होते हैं? मैनेजर एट दिस लेवल इज कॉल्ड एज बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। तीसरा, कन्वर्ट द जनरल स्टेटमेंट इनटू अ डायरेक्शन। चौथा, दे आर कंसर्न स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्पोरेट लेवल। इनको जितना काम बोला वो उतना कर देते। दे आर जनरली कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो कन्फाइन करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या करते हैं? कन्फाइन कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस, राइट। Responsibility is generally confined to one organizational activity, not responsible for the overall performance। कई बार जो स्पेसिफिक लेबर की अगर मैं बात करूं किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, उनको माइट भी ऐसा लग सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे वजह से है या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे वजह से नहीं है। बट एक बात हम सभी जानते हैं, किसी की पर्टिकुलरली होने या ना होने से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन एक गोइंग कंसर्न होता है और ऑर्गेनाइजेशन किसी एक के भरोसे भी नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सबके भरोसे होता है। तो वो कहते हैं ना कि भैया इंदिरा गांधी जी चले गई तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत रुक गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस चीज को रिप्लेस करता है और कहीं ना कहीं उस चीज को या तो उससे बेहतर या उससे कम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी ये फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फंक्शनल मैनेजमेंट जितना खुश उतना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रॉस्पर करता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। जितना ऑर्गेनाइजेशन खुश उतना फंक्शनल मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस, ये कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी भी पूरे परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने इनका काम बेहतर कर दिया, दूसरों ने अगर सही नहीं किया तो हो सकता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली फेल हो जाए, तो उसके फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे नहीं डाला जा सकता। मेक इट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल स्ट्रैटेजी, दे आर मोर क्लोज टू कंज्यूमर देन टिपिकल जनरल मैनेजर, दे आर मोर क्लोज टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से वो ज्यादा क्लोज होते हैं, हेंस वो रियल लाइफ फीडबैक्स दे सकते हैं। वो रियल लाइफ क्या दे सकते हैं बेटा? फीडबैक दे सकते हैं। इज दैट डन? चलिए, सो 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल। चलो तीनों के पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल क्या हो गया भैया? कॉर्पोरेट लेवल, सीईओ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर होल्डर्स वेल्थ। चौथा, दे ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी,
Business level manager at this level is called as business level managers. They are responsible for development of strategy. They are concerned with a particular business. Functional level manager, they are not responsible for overall business function. They are not responsible for overall performance of strategy. They are related to a particular business or a task. They are more closer to customer. They are more closer to customer to give the valuable feedbacks. Yes प्रभु, चलो जी, ये था आपका लेवल्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया. अब इसमें और 3 चीजें बाकी है, और 3 ही चीजें बाकी है. आप ऊपर जाके देखोगे आपको दिख जाएगा लेवल्स इन स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल. 3 अलग अलग चीजें दी हुई है. अब आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब आप मुझे बताइए क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, प्रॉफिट मेकिंग में ही यूज होता है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो सकता है? क्या वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो सकता है? सोच के बताइए. क्या जरूरी है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज होता है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज में भी इसे यूज किया जाता है? जाहिर सी बात है बोथ में यूज किया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है. तो मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं भैया किसकी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वी लर्न क्लासेस, वी स्मार्ट, वाव, या कोई भी अदर क्लासेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी क्लासेस. अब मैं आपको इसमें एक सबसे बड़े एग्जाम्पल का नाम दूंगा जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत ही अलग लेवल का बूम मचाया. बायजूस. आप देखिए बायजूस रविंद्रन टेक्निकली एक व्यक्ति है जो मैथ्स का क्लास लेते थे, इंजीनियर पेशे से इंजीनियर. रेगुलर क्लास होता तो मैं आपको इसका पूरा केस स्टडी बताता हूँ. यस, अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता पाऊंगा, जो भी चीज़ बता पाऊंगा. तो बायजूस आज देखिए कितना बड़ा ब्रांड है. शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, एक्सेप्ट दैट आर्यन खान इशू, राइट, ब्रांड एम्बेसडर. और आज बायजूस इतना बड़ा बन चुका है कि उनका वैल्यूएशंस 1000 करोड़ के अंदर में जाता है. यानी कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी लगाई होगी. तो आइए डिस्कस करते हैं बायजूस ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी. सर बायजूस शुरुआत हुई थी अपने रूममेट्स को पढ़ाने से. जब उन्होंने जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, जब इन्होंने ये पढ़ाना शुरू किया, 2 बच्चों को 4 बच्चों को, तब ये डेवलप होना शुरू हुआ. इसके बाद उन जितने लोगों को पढ़ाया इन्होंने और लोगों को लेकर के आया. यहां से बना कि भैया मैथ्स के अंदर में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों ना इसके ऊपर वीडियोस बनाए जाए. इन्होंने वीडियोस बनाए और वीडियोस फ्री में अपलोड करना चालू किए. जब फ्री में अपलोड करना चालू किया तो मैथ्स में बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिलना शुरू हुआ. ये बहुत सारे लोग अब क्लासेस में आने लग गए, और क्लासेस में आने लग गए तो इन्होंने देखा कि इनके पास टाइम कम है और बहुत सारे लोगों तक के पहुंचना है. तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस डेवलप करना शुरू करी. इन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को जोड़ने के लिए इन्होंने एक ऐप डेवलप कर लिया, बायजूस का एक ऐप डेवलप कर दिया, और उसके अंदर में सारे टीचर्स के वीडियो डाल दिए, मैथ्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी डाल दिए, और बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेने कहा. उन्होंने कहा आप सब्सक्राइब कीजिए, एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद अंदर आकर के आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है, सब कुछ फ्री मिलने वाला है. इतने भयानक सब्सक्रिप्शन मिले कि पहले ही साल में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए बायजूस के पास. यहां पे कस्टमर बेस बन गया. कस्टमर बेस बनने के बाद इन्होंने उसका ब्रांडिंग शुरू किया. एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन मारा. एडवर्टीजमेंट कैंपेन में खुद शाहरुख खान को इन्वॉल्व किया, बड़ा बजट लगा करके फंडिंग उठाई गवर्नमेंट से, और आज बायजूस बहुत बड़ा नाम है. इनफैक्ट आपको क्रिकेट के गेम्स में भी आपको ये देखने को मिल जाता है. तो सर ये क्या है? ये एजुकेशन है. आज बताइए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलो, क्लास बोलो, क्या करता है? सबसे पहले तो बेहतरीन नोट्स बनाता है, इन नोट्स को फ्री डालता है. आप देखिए ना क्या क्या होता है. नोट्स को फ्री डालता है, लोगों तक के अपने क्लासेस पहुंचाए जाते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस फ्री डाले जाते हैं, मैराथन्स डाले जाते हैं, रिवीजन डाले जाते हैं. क्या लग रहा है आपको ये सब क्या है? स्ट्रैटेजीज है मेरे भाई,
स्ट्रैटेजीज है, ताकि आप आपका कंटेंट लोगों तक के पहुंचा सको। लोगों को अगर ये कंटेंट समझ में आया तो लोग आपकी क्लास बाय करेंगे, एंड दैट्स हाउ अ बिजनेस वर्क। तो इनफैक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर रैंकर्स आता है तो उनके फोटो दिए जाते हैं, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, उनको कूपन्स दिए जाते हैं, जो अच्छा अचीव करते हैं उनके लिए सेलिब्रेशंस होता है। व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है टू बिंग ahead of in the competition. So educational institute are using strategic management techniques. Education institute are using strategic management techniques. ये first point आपको लिखना है। They are adopting different strategies to attract best students. बेस्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाती है। अब मैं मेरे वीलन का ही बता दूं, वीलन के अंदर में अगर कोई बच्चा इंटर पे रैंक में आया है तो हम उसको फाइनल की क्लासेस हमारे तरफ से टोटली फ्री देते हैं, क्योंकि जो बच्चे ने मेहनत करके रैंक लाया है वो इतना डिजर्व करता ही करता है, वो इतना डिजर्व करता ही करता है। यस, द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंड हैंड्स with industry in order to deliver education to make graduates more employable. आज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, इंडस्ट्री से साथ टाई अप कर लेती है। जैसे ही हमारे यहाँ का कोई बच्चा मिला, आपके यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, आपके यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं, ICAI कई कंपनीज के साथ क्या करता है, टाई अप करता है कि भैया आप हमारे प्लेसमेंट्स में आइए, यहाँ से बेहतरीन प्रोफेशनल्स को उठाइए। तो आज क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं हैंड्स को, ताकि ये क्या कर सके, ये एक बेटर इंडस्ट्री, बेटर जॉब डिलीवर कर सके। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट्स हैव अंडरगोन कंसिडरेबल चेंज। सोचिए ना सर, आज इंटरनेट के कारण कितनी चीजें बदल गई है। पहले एजुकेशन फिजिकल होना जरूरी था, इसके बाद प्रोजेक्टर्स है, उसके बाद आज आप देखिए, आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं क्लास में। इनफैक्ट जो ये फास्ट ट्रैक बैच ले रहा है वो मेरे साथ लाइव तो देख ही सकता है, वो मेरे साथ लाइव तो देख ही सकता है, साथ साथ में यही चीज उसको पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव पे भी मिल जाएगी। मतलब टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल के रख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट लॉ स्कूल, कॉन्कर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ boasts nearly 200 students who can access lecture anytime and chat at fixed time with the professor. Online college degree are becoming more common and represents a threat to traditional colleges and university. Online degrees are becoming more famous. यस, ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग मोर फेमस। और जो इसके साथ चेंज नहीं हो पाया, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट अवे क्या हो रहा है, आउट होते जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज बच्चा अपनी दूसरी जगह से आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर इश्यूज, लेकिन क्लासेस उनके घर तक के पहुंच गई है ऑनलाइन सिस्टम में, क्लासेस उनके घर तक के पहुंच गई है ऑनलाइन सिस्टम में। सो they are using more strategic management technique, they are adopting different strategies, they join hand with industries. Internet has changed the educational model and online degree becoming more famous and common. Online degree is becoming more famous and common. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, डन। चलो जी, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दैट्स इट। दो चीजें बाकी है, एक मेडिकल और दूसरा गवर्नमेंट। यहां पे भी देख लीजिए, एजुकेशन में अडॉप्टिंग न्यू स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट बेस्ट स्टूडेंट्स, ज्वाइन हैंड विद इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू डिलीवर एजुकेशन एंड मेक्स मोर ग्रेजुएट मोर एम्प्लॉयबल। तो आज हम यहीं रुकेंगे बच्चों। कल से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कल से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। जितने भी बच्चे क्लास लेने वाले हैं मैं सभी को बता दूं, आपको अगर क्लास बाय करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, 8956784251
52 या 53 नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल करके आप क्लासेस के बारे में अदर चीज़ें पता कर सकते हैं। ये जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, ये क्लासेस ऑनलाइन लाइव चलने वाला है। अराउंड 11 से 14 दिन का ये बैच रहेगा, तो ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा 11 से 14 दिन के अंदर में। ठीक उसी तरीके से जैसे चार्ट और रेगुलर बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही हम चलते रहेंगे। कल हम चैप्टर 1 खत्म कर देंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जंप कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जंप कर जाएंगे। यस, अच्छा जी, रोज का लाइव जिन जिन लोगों ने जीडी लिया है, मैं उन सभी लोगों को बता दूं, अगर आप इसके साथ साथ आपको परचेज गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव ही करना है, आपको लाइव का ऑप्शन फ्री रहेगा। ये सेल सपोर्ट नंबर है। अब आपको कल का जो लेक्चर मिलने वाला है, ये सॉफ्टवेयर पे मिलने वाला है। तो अब जैसे ही आप लेक्चर बाय कर लेते हैं, आपको मेल आएगा 8956784254, 8956784255। ये टेक्निकल नंबर है आपका, सॉफ्टवेयर या सारी चीजें इस टेक्निकल नंबर पे आएगी। ये 2 नंबर आप अपने सेव करके रख लीजिए, एक है सेल सपोर्ट नंबर, एक है सेल सपोर्ट नंबर और दूसरा है आपका टेक्निकल नंबर। आपका आज जितना भी सॉफ्टवेयर सेटअप वाला होगा, जितने भी बच्चे इस बैच के अंदर में हैं, काइंडली आप अपना सॉफ्टवेयर और प्लेयर डाउनलोड कर लीजिए। काइंडली आप अपना सॉफ्टवेयर और प्लेयर डाउनलोड कर लीजिए और सॉफ्टवेयर और प्लेयर डाउनलोड करने के बाद सेल्स एंड टेक्निकल नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर टेक्निकल क्वेरी, आपको प्लेयर में कोई तकलीफ आ रही है, कुछ आ रहा है, इस पे डाउनलोड कीजिएगा। आपको एक मेल आएगा लेक्चर बाय करने के बाद, CACS विजय सारडा, आपको इस नाम से एक मेल आएगा। ये जो मेल होगा, इसमें 4 चीजें होंगी। पहला, इसके अंदर में आपको आपका प्रोडक्ट बाय का डिटेल दिया होगा, इसमें एक ड्राइव की लिंक होगी, इसमें एक ड्राइव की लिंक होगी। इस ड्राइव की लिंक पे आप जैसे ही क्लियर चेक एंटर करेंगे, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा। ये 15 मिनट का अगर आप वीडियो देख ले तो आपको वीडियो सेटअप, वीडियो स्टार्ट कैसे करना है, इसका सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस 15 मिनट का एक वीडियो देखना है और आपको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नीचे आपको आपका डिटेल मिलेगा कि आपकी बुक का ट्रैकिंग डिटेल्स मिलेगा, आपकी बुक जो हम सेंड कर देंगे। आप जब भी कोई लेक्चर बुक करते हैं, मैक्सिमम 8 दिन, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी, आप कहाँ हैं, आपको आपकी बुक्स पहुंच जाती है जनरल तौर पे। अगर कोई आपका एरिया सर्विसेबल ना रहे, बस उस केस में हम आपको पोस्ट से भेजते हैं, जिसमें आपको टाइम लग सकता है। इसके अलावा आपको आपका सीरियल की मिल जाएगा, जिसको आप मुझे लेक्चर क्या करना है, अपडेट करने हैं। जो बच्चा गूगल ड्राइव ले रहा है, ध्यान से सुनिए, जो बच्चा गूगल ड्राइव ले रहा है, आज जैसे लेक्चर हुआ, सपोज आज 20 है, तो 22 को ये जी ड्राइव पे आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। मिनिमम 22 को ये काय के ऊपर आएगा, जी ड्राइव के ऊपर आएगा, गूगल ड्राइव के ऊपर आ जाएगा। जो पेन ड्राइव होगा, जो बच्चे पेन ड्राइव लेने वाले हैं, पूरे 14 लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद ही इसका पीडी आएगा। पूरे 14 लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद ही इसका पीडी आएगा आप लोग को। हालांकि आप लोग लाइव देख सकते हैं, हालांकि आप लोग लाइव देख सकते हैं। इज दैट डन? चलिए, कोई भी सवाल होगा, सेल्स का नंबर, टेक्निकल का नंबर, पीडी कब अपडेट होगा, जीडी कब अपडेट होगा, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। कोई भी और सवाल या कोई भी अगर डाउट होगा तो आप क्वेरी नंबर पे पूछ सकते हैं। ये प्योरली क्वेरीज का नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ये क्वेरीज का नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कल का जो लेक्चर होगा, ये सॉफ्टवेयर पे होने वाला है, ये यूट्यूब के ऊपर नहीं होने वाला, राइट? तो इंश्योर कीजिए कि आप सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल हो। डन सर, थैंक यू सो मच फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बने रहिए, कल हमको क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी करनी है। तो पहले चैप्टर का पीडीएफ मैं इस पे अपडेट कर देता हूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेक्चर के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके आप वहां पे इस पहले चैप्टर का चार्ट एज वेल एज नोट्स एज वेल एज क्वेश्चन बैंक आपको पहले चैप्टर का मिल जाएगा। डाउनलोड करके रख दीजिए, जब तक कि बुक आप तक पहुंचेगी तब तक के एटलीस्ट आप वहां से रीड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।